नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कोट के साथ। बिफोर यू एक्ट लिसन। तो कोई भी काम करना है तो पहले सुन लो, सुनने की आदतें डालो, हैबिट डालो, अच्छी बात है। बिफोर यू रिएक्ट थिंक। अगर कोई भी रिएक्ट करना है मतलब कि कोई बातचीत होगी, आप रिएक्ट कर रहे हो तो पहले सोच लो क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। ओके, तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कैसा बनाना चाह रहे हो। तीसरी बात करें, बिफोर यू स्पेंड अर्न। तो जैसे पैसा खर्चना, ओके, सबकी आदत होती है, लेकिन जब बात आती है अर्न करने की, कमाने की, तो वो बहुत टफ बात होती है। तो स्टूडेंट लाइफ में ज्यादातर बच्चे पेरेंट्स के पैसे पे ही यहाँ पर आगे जो है फैसिलिटेट करते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप स्पेंड करोगे ना, 100 बार सोचो कि कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है। ओके, तो ऐसे नहीं है कि कोई भी आया, कोई भी भिखारी आया तो उसको भी आपने हाथ में पैसे पकड़ा दिए। वो आपके पैसे नहीं है, आपके फैमिली के पैसे हैं, आपके पेरेंट्स के पैसे हैं, तो उनको उनका सही इस्तेमाल करना सीखो। ओके, तो अगर स्पेंड करना है तो पहले कमाना भी सीखो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बिफोर यू क्रिटिसाइज वेट। तो जो है ना, ऐसी आदतें डेवलप हो जाती हैं स्टूडेंट लाइफ में कि क्रिटिसाइज ही करना है। कोई भी बात आ गई उसका हमने क्रिटिसिज्म ही करना है, लेकिन करो क्रिटिसिज्म, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो। कहने का मतलब है कि अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हो ना तो सोल्यूशन भी साथ में बताओ कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो। बिल्कुल, अगर आप सिंपली क्रिटिसाइज करते जा रहे हो वो एक नेगेटिव वे में बात चली जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ओके, तो अगर आपने किसी को भी क्रिटिसाइज करना है तो पहले वेट कर लो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो अगर करना है तो। फिर सेकंड लास्ट में बात करें, बिफोर यू प्रे फॉरगिव। तो जब भी मंदिर में जाना है, प्रार्थना करनी है, अगर घर पे बैठ के ही यहाँ पर प्रार्थना करनी है तो पहले माफ करने की आदतें डालो कि जो भी यहाँ पर जिससे भी नाराजगी है ना, पहले वो दूर कर लो। ओके, अंदर मतलब ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि आप प्रार्थना करने जा रहे हो, लेकिन उसका बाद में दिल में ऐसा ही बोझ रहे कि मैंने किसी के साथ यहाँ पर मेरा झगड़ा था, उसको तो मैंने माफ किया ही नहीं। और लास्ट में बात कर रहे हैं, बिफोर यू क्विट ट्राई। तो कोशिश करो कोई भी काम करना है, क्विट करने से पहले ऐसा नहीं कि पहली बार में क्विट कर दो, तो वो सही आदतें नहीं है। ऐसी आदतें डेवलप करो, आगे बढ़ोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओवरव्यू देखते हैं थोड़ा। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो इसके अलावा ये कंटेंट है, डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं। शुरुआत कोर्ट से होती है, उसके बाद होता है एडिटोरियल डिस्कशन, फिर बाद में फ्रंट पेज से लेके अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है जिस पेज के ऊपर, हम उसको डिस्कस करते हैं। और लास्ट में होता है एक इकोनॉमी का कंसेप्ट। डेली बेसिस पे एक नया टॉपिक होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं, और इकोनॉमी के बारे में कुछ नया जानने को मिलता है। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, तो डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाया करेगा। और अगर किसी बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो उस तरीके से भी अप्रोच लगा सकते हैं, द इकोनॉमिक्स वाला टैब ओपन करके वीडियोस वाले सेक्शन में जाए, जो लेटेस्ट वीडियो होगी वही जो है यहाँ पर डेट पड़ी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आज की वीडियो आ गई है या नहीं आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। तो एडिटोरियल नंबर 1, ए रिलेशनशिप टू बिल्ड ऑन, इंडिया एंड बांग्लादेश कैन प्रॉस्पर टुगेदर। तो देखो, हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 2 दिन के ना यहाँ पर विजिट पे गए हुए हैं बांग्लादेश की। और उसी के चलते यहाँ पर ऑथर ने बात की, अभी बांग्लादेश जो है अभी 50 साल की ना अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। अभी 50 साल हो गए हैं बांग्लादेश को आजाद हुए हुए। ओके, तो पहले ये ईस्ट पाकिस्तान था, पहले पाकिस्तान की ही टेरिटरी था ये बांग्लादेश। लेकिन बाद में भारत की मदद से जो बांग्लादेशी जो लोग थे, या फिर ऐसे कह सकते जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया वेस्ट पाकिस्तान के ही खिलाफ। तो बहुत सारे रीजन हो गए थे यहाँ पर, तो जिसके तहत यहाँ पर अलग होना पड़ा। तो भारत ने यहाँ पर सपोर्ट की थी, और पाकिस्तान के 90,000 सैनिक थे जिन्होंने सरेंडर किया था, जो लास्ट टाइम यहाँ पर बांग्लादेश की यहाँ पर वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो जिसके तहत बाद में बांग्लादेश को एक आजाद देश घोषित कर दिया गया था। तो अभी उसी के चलते 50वीं सालगिरह जो है बांग्लादेश मना रहा है, तो जिसके तहत नरेंद्र मोदी जी हैं वो विजिट पे गए हुए हैं। तो एक यहाँ पर एक और बात कर रहे हैं कि एक शताब्दी भी जो है ना मनाई जा रही है। तो यहाँ पर बांग्लादेश के फाउंडिंग लीडर है जिनका नाम है शेख मुजीबर रहमान, तो वो भी उसको भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो शताब्दी का कहने का मतलब जब किसी को भी यहाँ पर 100 साल पूरे हो जाए, तो ये यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है शेख मुजीबर रहमान, तो इनको 100 साल यहाँ पर उनकी उम्र होगी, तो उनको यहाँ पर उसके चलते यहाँ पर शताब्दी भी सेलिब्रेट की जा रही है। तो साथ ही साथ बात करने की एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इन द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। The foundation stone for memorial for the Indian soldiers who died in Bangladesh Liberation War is concrete acknowledgement of the key
एंड स्पेशल प्लेस इंडिया होल्ड्स इन दैट कंट्री सेल्फ परसेप्शन। तो इसके अलावा जो भी हमारे भारतीय जो सोल्जर्स थे वो जो शहीद हुए थे बांग्लादेश की इस यहाँ पर लिबरेशन वॉर में, तो उनका भी यहाँ पर जो है ना मार्क बनाया गया, फाउंडेशन स्टोन लगाया गया कि उनकी यादगार में, कि उनको भी याद करें कि उनकी बदौलत जो है यहाँ पर बांग्लादेश का निर्माण हो सका। और इसके चलते यहाँ पर ये पता चलता है कि किस तरीके से एक स्पेशल प्लेस है, ओके, भारत और जो बांग्लादेश दोनों की जो टाइज है वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सेल्फ परसेप्शन जो उनकी है, जो आत्मधारणा है एक दूसरे के बीच में, तो वो कितनी यहाँ पर मजबूत है, ओके। तो इसके चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं आगे। तो अभी जो इंडिया और बांग्लादेश है ना, जो पुराने जमाने में जो बीत चुका है, तो उस समय जिस तरीके के यहाँ पर टाइज थे, तो उससे अभी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के चलते जो मोदी जी की अभी विजिट है, तो अभी ये पुराने जमाने के बारे में सोचने के बारे में नहीं है, ये फ्यूचर के बारे में है, कि आने वाले समय में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो जो पीछे बीत चुका वो बीत चुका, अब आगे कैसे चलना है। तो देखो बहुत सारे ना इश्यूज रहते हैं कंट्रीज के बीच में। जब भी कोई नया देश बनता है, तो सबसे जो मेजर इशू होता है वो होता है बॉर्डर इशू, ओके। तो उसके बाद में आता है जो यहाँ पर वाटर शेयरिंग इशू, की मतलब पानी का बंटवारा कैसे करना है, ओके। तो ऐसे मसले जो है ना वो चलते रहते हैं, जिसके तहत डिस्प्यूट रहता ही रहता है। तो ऐसा डिस्प्यूट इंडिया बांग्लादेश में भी रहा है, ओके। तो 2014 में जो था ये पहला डिस्प्यूट सॉल्व हुआ था, जो बाउंड्री डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जब मोदी सरकार नई नई यहाँ पर भारत में बनी थी। तो बहुत सारे ना ऐसे एनक्लेव्स थे, मतलब कि कुछ एनक्लेव्स जो भारतीय टेरिटरीज थी लेकिन बांग्लादेश के अंतर्गत आती थी, और कुछ यहाँ पर बांग्लादेश की टेरिटरीज थी लेकिन वो इंडिया के अंतर्गत आती थी। तो उनको ये पता ही नहीं था, उन टेरिटरीज को, उन एनक्लेव्स को, कि हमारी सिटीजनशिप कहाँ की है। तो उन्हीं का यहाँ पर सोल्यूशन 2014 में निकाला गया। 100th अमेंडमेंट हुई थी हमारे संविधान में, जिसके तहत काफी सारा एरिया हमने बांग्लादेश को दिया। तो तकरीबन 17,000 एकड़ के आसपास का एरिया हमने बांग्लादेश को दिया था, और कुछ यहाँ पर 1500 से 3,000 के आसपास एकड़ का जो एरिया था वो भारत ने लिया था। तो इस तरीके से बाउंड्री ट्रांसफर हुई थी। तो ऐसे हमने सोल्यूशन निकाले। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात कर रहे हैं कि अभी बायलैटरल रिलेशनशिप जो है ना उसको हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना है, ओके। तो अभी स्ट्रॉन्ग करना है, तो जितना भी हमारा साउथ एशिया रीजन है ना, ये बात है उसके लिए बहुत फायदेमंद होगी। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन की भी बात कर रहे हैं, कि इसके लिए भी बहुत फायदेमंद होगी अगर हमारी इंडिया और बांग्लादेश की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है अगर ये मजबूत होती है तो। और अगर हम बात करें साउथ एशिया की, तो ये साउथ एशिया का मैप है, जो जो कंट्री साउथ एशिया के हिस्सा बनते हैं। ये अफगानिस्तान से शुरू होता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, यहाँ से मालदीव्स भी है, ओके। ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तो यहाँ तक का जितना एरिया है ये साउथ एशिया का है। अगर हम म्यांमार से आगे बात करें, तो यहाँ पर इनको ईस्ट एशिया का यहाँ पर खिताब दिया जाता है। तो ये बातें थोड़ा ध्यान में रखें। और अगर बात करें इंडो पैसिफिक की, तो ये हमारा इंडियन ओशन है, ओके। तो इंडिया के यहाँ पर साउथर्न बाउंड्री में सारा का सारा इंडियन ओशन पड़ता है। और इधर वाली साइड जो ये ऑस्ट्रेलिया है ना, तो इधर वाली साइड ये वाला ये पैसिफिक ओशियन है। तो ऑस्ट्रेलिया की ये वाली बाउंड्री इंडियन ओशन के साथ टच होती है, लेकिन ये वाली जो बाउंड्री है वो यहाँ पर पैसिफिक, जो साउथ पैसिफिक ओशन है, तो उसके साथ टच होती है। तो इस पूरे रीजन को हम इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज आते हैं, जैसे ये पूरे ईस्ट एशियन जितनी भी कंट्रीज की पूरी टेरिटरी है, तो ये इंडो पैसिफिक रीजन को कवर करती है, ओके। तो ये बातें हैं, थोड़ा एरिया वाइज जो थोड़ा ध्यान रखें। ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये लक्षद्वीप सी है, ओके। तो ये छोटी छोटी जैसे बंदा सी है, कि रफुरा सी है, फिलीपीन सी है, ईस्ट चाइना सी है, और यहाँ पर पड़ता है साउथ चाइना सी, जहां पर डिस्प्यूट रहता है बहुत सारी कंट्रीज के साथ चाइना का, जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनके साथ साउथ चाइना सी में ही जो है चाइना का डिस्प्यूट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी स्ट्रेंथनिंग हमने करनी है, बायलैटरल रिलेशनशिप जो है उसको और मजबूत करना है, जिसके तहत आने वाले समय में और बढ़िया तरीके से साउथ एशिया में जो है ना हम दोनों कंट्रीज आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी इसी के चलते फ्यूचर के लिए आगे बात करने हैं कि हमें जो रेजोल्यूशन है ना ऑफ द वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स, वो हमें लाना होगा। तो देखो जैसे पानी का बंटवारा होता है, तो यहाँ पर भी कुछ नदियां हैं जिनका बंटवारा जो है ना अभी सही से नहीं हो पाया है, वो जिनका यूटिलाइजेशन अभी सही से नहीं हो पाया। तो अभी उसी के चलते बात करें ना, तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, ओके। तो ये तीस्ता एक नदी है, ओके, तो जो कि भारत से ओके जो है ना बांग्लादेश की ओर जाती है, फ्लो करती है। तो इसका भी वाटर शेयर कैसे करना है, तो अभी उसका एग्रीमेंट चल रहा है। तो जिसको कि अभी जो है ना रोक कर रखा हुआ है किसने, जो यहाँ पर ममता बनर्जी की यहाँ पर जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट जो है अभी, जो वेस्ट बंगाल में है, तो 2011 से उन्होंने रोक के रखा हुआ है। तो अभी इसको फाइनलाइज करना चाहिए। यहाँ पर ऑथर जो है ना ये बात कर रहे हैं। देखो जब भी ये रिवर का यहाँ पर बात आ जाएगा ना, नदी की यहाँ पर बात आ जाएगी, तो वो राज्य के कंट्रोल के अंतर्गत चला जाता है। तो जितनी भी रिवर्स चलती हैं, किसी भी राज्य में से कोई भी रिवर होके निकलती है ना, तो यहाँ पर राज्य उसको कंट्रोल करता है। ध्यान में रखे बात।
तो इसी के चलते जो यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने इस एग्रीमेंट को रोक कर रखा हुआ है। तो वो ये कह रही है कि तीस्ता का जितना पानी है ना, वो वेस्ट बंगाल है ना, उसका हिस्सा है, तो वो यूटिलाइज करेगा। तो हम यहाँ पर बांग्लादेश को इसको यहाँ पर क्यों दें आगे। ओके, तो ये यहाँ पर बात रखी गई। इसी के चलते यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि दूसरी ओर बांग्लादेश जो काम कर रहा है ना, तो दूसरी ओर एक और रिवर जिसका नाम है फेनी रिवर, तो इसका भी एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, जो कि ये भी होल्ड पे पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये बांग्लादेश ने होल्ड पे रखा हुआ है, तो ये भी 2011 से ही होल्ड पे है। तो बिल्कुल जैसे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने किया, उसी के उलट यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार ने किया 2011 में। तो इन्होंने भी अपना वाला जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, इसको भी अभी रोक कर ही रखा हुआ है। तो ये फैनी रिवर कहाँ पड़ती है, ये तीस्ता रिवर कहाँ पड़ती है, ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस मैप में देखिए, ये भारत का सिक्किम राज्य है। तो सिक्किम से ही ये जो ना यहाँ पर ये तीस्ता नदी शुरू होती है और फ्लो करती हुई ये हमारा वेस्ट बंगाल है। ओके, तो ये वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी रीजन है, जहां से ये फ्लो करती हुई जाती है बांग्लादेश में एंटर करती है। और जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो दूसरी ओर से ब्रह्मपुत्र आता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ पर आती है, तो वो आपस में मिक्स हो जाती है। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो ना एंटर करती है बांग्लादेश में। तो यहाँ पर इसी का वाटर शेयरिंग का इशू है कि कितना पानी जो है ना, वो भारत शेयर करेगा, कितना पानी यहाँ पर दूसरा जो है बांग्लादेश के पास जाएगा। तो इसी का इशू है। और दूसरी ओर जो नदी पड़ती है फेनी रिवर, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो शुरू होती है त्रिपुरा से। ओके, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये फेनी नाम का यहाँ पर जगह भी है, डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर चटगांव वाले एरिया में ये फेनी पड़ता है। तो ये नदी के नाम पे ऊपर ही है। तो ये नदी ये त्रिपुरा के ही यहाँ पर साउदर्न डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, यहाँ से घूमती हुई यहाँ से ये बांग्लादेश में एंटर करती है और आगे चली जाती है। तो यहाँ पर भी इसका इशू है। ओके, तो इसके इसके चलते भी अभी कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। तो बांग्लादेश ने ये बात कही भी थी जब उनका बॉर्डर इशू सॉल्व हो गया था। तो अभी उन्होंने कहा था कि अभी जो रिमेनिंग इशू बचे हैं ना हमारे, तो वो तीस्ता का पानी है, तीस्ता रिवर का जो इशू है ना, बस वही बचा है। बाकी सारे डिस्प्यूट जो थे वो हमारे सॉल्व हो गए हैं। और इसके अलावा कुछ और बातें यहाँ पर जाननी जरूरी है कि जो ब्रह्मपुत्र, भारत में जिसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं ना, तो जो चाइना में से जब निकलते उसको यहाँ नाम है जैंगपो। तो जैंगपो नाम है उस नदी का, ब्रह्मपुत्र का। जब भारत में आती है ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और जब बांग्लादेश में चली जाती है फिर जमुना बोलते हैं इसको। और जब हम बात करें गंगा की, तो गंगा की जो सबसे बड़ी नदी है भारत की, जो भी फ्लो करती हुई भारत में से जब बांग्लादेश में एंटर करती है, तब इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो ये भी बात ध्यान में रखें। ओके, तो यहाँ पर दूसरी ओर से ये बराक नदी भी निकलती है, बराक वैली में से। तो ये भी असम में से ही होती हुई जो है ना बांग्लादेश में एंटर करती है। तो ये भी याद, इसका भी लोकेशन ध्यान रखें। ओके, तो ये कहाँ से शुरू होती है, असम में से गुजरती है, लेकिन शुरू कहाँ से होती है, इसका क्वेश्चन आप आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और लोहित नदी भी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का ही एक हिस्सा है। जो सुबनसिरी है वो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र में उसका विलय होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। तो जैसे हमने लास्ट में कोसी नदी के बारे में पढ़ा था, तो ये कोसी नदी भी जो है ना, ये तिब्बत वाली रीजन से ही शुरू होती है। तो नेपाल से होते हुए ये बिहार में एंटर करती है, और जब फ्लड्स आते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाती है, और बाद में ये गंगा से इसका विलय हो जाता है। तो कोसी नदी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बाकी भी जो मैप है ना नदियों का, आप निहार सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इसके अलावा आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्यों का बॉर्डर टच होता है। तो पहली बात तो ये वेस्ट बंगाल हो गया। ओके, बड़े पैमाने पर इसी का बॉर्डर टच होता है। और दूसरी ओर ये यहाँ तक वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, ऊपर तक। ओके, फिर आ गया यहाँ पर ये वाला रीजन है। ओके, तो ऊपर ये असम का थोड़ा सा रीजन बनता है। फिर ये मेघालय आ गया। ओके, तो असम इधर साइड से भी टच करता है। ये त्रिपुरा आ गया। तो ये सारे एरियाज हैं जो कि जिनका बॉर्डर टच होता है बंगाल के साथ, बांग्लादेश के साथ। और इसके अलावा कैपिटल पढ़ लो, तो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, भूटान की थिम्पू है, असम की गुवाहाटी दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है, त्रिपुरा की अगरतला है। इसके अलावा मिजोरम की ऐजवाल है, मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है, और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। वेस्ट बंगाल की क्या है, कोलकाता। तो यहाँ पर झारखंड की क्या है, रांची। बिहार की क्या है, पटना। तो ये कैपिटल्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बात करें कि जो वाटर है ना, तो वो क्रिटिकल है जिंदगी के लिए। तो पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पर क्लाइमेट कंस्ट्रेंट वर्ल्ड की बात करें, तो यहाँ पर पानी पानी के बिना तो बात बनने वाली नहीं है। तो इसी के चलते अगर ये दो एग्रीमेंट्स अगर इनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, तो आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना प्रोग्रेस हो सकती है। और इसी के चलते एक और यहाँ पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है ना, वो भी हम बना सकते हैं ऑन द वाटर शेयरिंग इशू ऑन 6 रिवर्स। तो इसके अलावा और भी यहाँ पर 6 नदियां हैं जो कि दोनों मुल्कों के बीच में बहती हैं, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो उनके बारे में भी जो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाया जा सकता है। उनके बारे में भी यहाँ पर अच्छा खासा यूटिलाइजेशन जो है हो सकता है। और इसके अलावा बात करें कि अगर एग्रीमेंट हम करते हैं ऑन पावर जनरेशन, ओके, तो इससे भी फायदा होगा। जैसे ये नदियां नदियों के ऊपर बांध बनाया जाए, तो उससे जो पावर जनरेट होगी
उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितनी पावर इंडिया रखे, कितनी पावर जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी बांग्लादेश को, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो अलग अलग फील्ड्स हैं जहाँ का फायदा हम जो है ना उठा सकते हैं। और इसी के चलते बात करें न्यू बॉर्डर हार्ट्स, तो बॉर्डर हाट क्या होता है, जैसे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है ना, तो उसी बॉर्डर बॉर्डर के ऊपर ही एक हाट, एक दुकानें जैसी बना दी जाएंगी, जहां पर जो है ना प्रोडक्ट रख दिए जाएंगे कि जो जो है ना बांग्लादेश के लोग भी खरीद सकते हैं और भारत के लोग भी जो है जाकर खरीद सकते हैं। अगर भारत के अगर कोई बांग्लादेश का प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो वो खरीद सकते हैं, और बांग्लादेशी जो लोग हैं अगर भारत का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो उसको वहां पर खरीद सकते हैं। तो ऐसे जो बॉर्डर हाट है ना, तो आने वाले समय में उनसे ट्रेड प्रमोशन है वो भी काफी बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है। तो अगर नए बॉर्डर हाट्स जो है और खोले जाते हैं, तो भारत का पहला बॉर्डर हाट जो है ना, वो कौन कौन से देशों के बीच में खुला है, ओके, तो इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो इससे भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में रिलेशनशिप और बढ़िया होगी, और यहाँ पर और भी नए एरिया जो है ना एंगेजमेंट के हमारे बढ़ेंगे। तो और हमें जो है ना उनको अपनाना है और आगे बढ़ना है, अप्रोच जो है ना आगे की रखनी है, अपने फ्यूचर की रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करें कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है दोनों मुल्कों के बीच में, तो अभी जो है ना उनको और बढ़ाना है। तो यहाँ पर जिस जिस तरीके के भी यहाँ पर एफर्ट्स करने होंगे वो करने होंगे, खास तौर पर जो चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत दुविधा वाली बात है, जिसको कि इकट्ठे मिलकर जो है ना हमें इसका सोल्यूशन जो है निकालने होंगे। तो यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश को भी आगे आना होगा। और जिस तरीके से हम यहाँ पर, जैसे हमने पैंडेमिक में जिस तरीके से हमने एक दूसरे के साथ साथ निभाया है, ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें और आगे बढ़ना है, और इंडिया को जो ना हेजिटेट नहीं करना है लीड करने में, यहाँ पर झिझकना नहीं किसी बात के ऊपर, और आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज के बारे में जिस भी तरीके का यहाँ पर लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ओके, तो यहाँ पर उसी के चलते हमें जो है ना मेजर्स नए अपनाने होंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ना वो बनानी होगी। तो एज ए जॉइंट एक्शन जो है ना हमें अलग अलग एरियाज में काम करना होगा। खासतौर पर अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो वहां पर तो इकट्ठे काम करना ही है। और आगे बात करें कि इंडिया को अभी बांग्लादेश के साथ काम करना है, जो भी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रही है उनका फायदा उठाना है। तो यहाँ पर उनको ट्रांसिशन करनी है उनकी फ्रॉम लो कार्बन एनर्जी, ओके, लो कार्बन एनर्जी सिस्टम, मतलब कि इस तरीके से एनर्जी सिस्टम डेवलप करना कि कार्बन की जो यहाँ पर एमिशन है ना वो कम से कम निकले। और यहाँ पर मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि वो भी अच्छे तरीके से हमने आगे बढ़ाना है। मोबिलिटी जैसे देखो वाहन ट्रांसपोर्टेशन चलती है ना, तो वही ज्यादातर कारण होते हैं एमिशन करने का, जहां से कार्बन बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जब हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते हैं तो वहां पर से भी बहुत बड़े पैमाने पर धूल मिट्टी निकलती है, तो वो भी जो है ना खराब करती हैं हवा को, यहाँ पर दूषित करती हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर हमें लो कार्बन एनर्जी सिस्टम वाले यहाँ पर जो अप्रोच है ना वो लगानी होगी, जो कि दोनों मुल्क अच्छे तरीके से आगे बढ़े और दोनों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सही ढंग से आगे हो, प्रॉस्परस तरीके से हम आगे बढ़े। और बांग्लादेश की जो अभी हाल ही में पार्टिसिपेशन है, जिसको कि यहाँ पर भारत लेड कर रहा है, जिसका नाम है कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक तरह की यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश भी जो है ना इसका मेंबर बना है, इसमें यहाँ पर उसने पार्टिसिपेट किया है। तो ये भी जो अभी शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। तो अगर हम बात करें ना कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CDRI भी बोलते हैं। तो ये एक तरह की इंटरनेशनल कोलिशन है, संगठन है कंट्रीज का, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज का, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स का, प्राइवेट सेक्टर्स का, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का, जिनका मतलब है कि डिजास्टर रेजिलेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको डेवलप करना है। कहने का मतलब है इस तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कि अगर तो कोई तबाही आती भी है कल को, तो वो नुकसान ना करे। ऐसा ना हो कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी मेहनत से खड़ा किया तो इतनी तबाही आ गई कि वो तबाही हो गया, ओके। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, डैम बना, डैम को हमने 10 से 15 साल लगाए बनाने में, तो बाद में इतने बड़े पैमाने पर हम कह सकते हैं कि पानी आ गया कि डैम ही टूट गया, ओके। मतलब कि इस तरीके से हमने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना है, ओके। फिर यहाँ पर 10-15 साल का लॉस हो जाएगा, तो ऐसे काम नहीं करने। बिल्कुल इसी तरीके से इस कॉलिशन का निर्माण किया गया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रमोट करनी है रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग इन द फील्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड्स, फाइनेंसिंग एंड रिकवरी मैकेनिज्म्स। तो ये सभी चीजें यहाँ पर कंटिन्यू करके चलेंगे। अगर कोई सपोज करो अगर कोई नुकसान होता भी है तो उसको फिर दोबारा से इमीडिएट फाइनेंसिंग भी चाहिए, हमें रिकवरी भी चाहिए। तो इन सबके लिए यहाँ पर इकट्ठे काम करेंगे। तो यही ऑब्जेक्टिव है CDRI का। और इसको लॉन्च किसने किया था ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। ये 2019 की यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी सितंबर में। तो तब जो है यहाँ पर मोदी जी के द्वारा इस CDRI का यहाँ पर उद्घाटन किया गया था, इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। और भारत ने ही यहाँ पर इसकी प्रोविजन रखी थी कि ऐसा कोई संगठन जो है ना इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का
होना चाहिए। तो इसकी यहाँ पर स्थापना कर दी गई थी 2019 में। तो अभी बांग्लादेश ने भी इसको ज्वाइन किया। तो अभी शुरुआत की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अभी दोनों कंट्रीज को आगे बढ़ना है और जॉइंट एफर्ट्स लगाने हैं, खासतौर पर अगर हम प्रेजर्वेशन की बात करें, कंजर्वेशन की बात करें ऑफ द सुंदरबन इकोसिस्टम। तो सुंदरबन भी इकोसिस्टम ना, ये भी काफी बड़े पैमाने पर ये फैला हुआ है। तो काफी स्पीसीज एनरिच्ड यहाँ पर ये सुंदरबन का इकोसिस्टम है। तो इसके ऊपर भी हमें जो है इकट्ठे काम करना है। तो कुछ टेरिटरी सुंदरबन की भारत में पड़ती है और ज्यादा टेरिटरी जो है ना वो बांग्लादेश के हिस्से में पड़ती है। तो ये आप इस मैप में देख सकते हो सुंदरबन की टेरिटरीज। ओके, तो ये इतना हिस्सा जो है ना ये बाउंड्री लाइन है। तो सुंदरबन का इतना हिस्सा भारत की टेरिटरी, भारत के कंट्रोल में है। ज्यादा हिस्सा जो है ना वो बांग्लादेश के कंट्रोल में है। तो इनको जिस तरीके से ये है ना, बिल्कुल इनको इसी तरीके से आगे हमने डेवलप करते रहना है। मतलब कि नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पर देखना है और इसको इसी तरीके से इनकी प्रोग्रेस रखनी है। और इनके ऊपर भी यहाँ पर इसको सोचने की बात कर रहे हैं, जो ऑथर यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सेबी डज इट्स बिड फॉर स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो हाल ही में सेबी ने एक नया नॉर्म लेकर आया है। तो उसी के चलते ऑथर यहाँ पर ना इसको यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया है सेबी ने, कि जो हमारे नए नए स्टार्टअप्स है ना, तो उनका जो इकोसिस्टम और अच्छे तरीके से डेवलप होगा और अच्छे तरीके से वो फंडिंग जुटा पाएंगे और बड़े पैमाने के लिए आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए वो ना अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। तो स्टार्टअप्स क्या होते हैं? तो स्टार्टअप्स का आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी अगर आपके पास नया आइडिया ना, तो अगर आपके पास इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं तो आप अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे बाद में वो एक बड़ी कंपनी में तब्दील हो सकती है। जैसे आप देखो यहाँ पर टॉप 10 जो है ना इंडियन स्टार्टअप है 2020 के, तो ये अलग अलग इंडस्ट्री के मायने में अलग अलग नाम है। जैसे ये 197 जैसे पेटीएम जिसको बोलते हैं, तो ये फंडिंग जो है इसकी कितने यहाँ पर वैल्यूएशन इनकी हो चुकी है, ये फंडिंग सभी बाहर से जुटाई है इन्होंने। ओके, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो वहां से इन्वेस्टमेंट हुई है। ओके, जिसके तहत पैसा जुटाकर जो है ये एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। और फिर जो है धीरे धीरे इनका मार्केट साइज जब बढ़ता है ना, मार्केट शेयर जब बढ़ता है, जब सब्सक्रिप्शन बढ़ती है, तब इनका यहाँ पर जो है धीरे धीरे एक्सपेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सभी नाम है ओला कैब्स, ओया, रिन्यू पावर, स्नैपडील, स्विगी, बायोजियोस, बिग बास्केट, डिलीवरी, जोमेटो। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। ओके, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से जो है अब यहाँ पर रिलेशन रखते हैं। तो अभी इनको और बड़े पैमाने पर फैलाना है ना, तो इसी के चलते जो सेबी है वो हमारा मार्केट रेगुलेटर है। ओके, तो मार्केट रेगुलेटर का काम है कि सही तरीके से मैनेज करके चलना है। तो अभी उन्होंने क्या किया है, अभी उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं उत्तर की, जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सेबी बोलते हैं। तो अभी उन्होंने बहुत ही ना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नतीजे पाने वाले जो जो है नॉर्म्स लेकर आए हैं, जिसमें यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बदलाव लेकर आए हैं जो लिस्टिंग नॉर्म्स है ऑन द इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ओके, आईजीपी। तो यहाँ पर जो नॉर्म्स, जो भी नॉर्म्स थे ना, तो उसके तहत अगर वो नॉर्म्स को आप फॉलो करोगे तभी जो है कोई स्टार्टअप जो है ना वो इस आईजीपी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर कर पाएगा, लिस्टेड कर पाएगा। और तभी जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ पाएगी। अगर कोई भी आपने नया स्टार्टअप खोला है ना, तो स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स आपको चाहिए कि पैसा आपको मिले और आप जो है आगे बढ़े। तो ये है एक तरह का इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो जैसे हमारा सेंसेक्स होता है ना, तो जैसे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स होता है, तो वहां पर भी आईपीओ के तहत कंपनीज पैसा जुटाती हैं। ओके, तो लेकिन वहां पर तो वही कंपनीज जुटाएंगी ना जो ऑलरेडी जो है सेंसेक्स इंडेक्स में रजिस्टर्ड है। तो सेंसेक्स में सिर्फ 30 कंपनीज रजिस्टर्ड हो सकती हैं। ओके, तो इसी के चलते निफ्टी इंडेक्स है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। तो वहां पर भी निफ्टी 50 इंडेक्स करके चलता है। तो निफ्टी में सिर्फ 50 कंपनी ही लिस्टेड हो सकती है। तो इसी के अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्सेस है निफ्टी के। निफ्टी 200 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, जिसमें अलग अलग तरीके से कंपनीज रहती हैं। तो वो आईपीओ के तहत अपना पैसा जुटाती है बाहर से। लेकिन अगर मैं फर्क की बात करूँ ना, तो जो नए स्टार्टअप्स हैं और जो यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं, तो उनमें क्या फर्क रहता है? तो देखो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वही कंपनी अपने आप को लिस्टेड कर पाएगी जो पिछले 3 सालों से प्रॉफिट में चल रही है। तो ये सेबी के नॉर्म्स हैं कुछ। ओके, तो ये थोड़ी सी मैं अलग से बात कर रहा हूँ। तो 3 साल से जो यहाँ पर प्रॉफिट में चल रही है तभी कर पाएगी। लेकिन अगर हम नए स्टार्टअप्स की बात करें ना, तो अभी तो ये शुरुआत ही हुई है इनकी, तो ये अभी तक प्रॉफिट में नहीं आए हैं। तो लेकिन इनको भी तो कोई जरिया चाहिए ना पैसा जुटाने का। तो जो तो यहाँ पर नेशनल स्टॉक में रजिस्टर्ड है, जो कंपनी यहाँ पर सेंसेक्स में रजिस्टर्ड है, तो वो तो आईपीओ के तहत पैसा जुटा लेती है। तो आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि आप क्या करते हो, आप डेट इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो इशू करते हो, बॉन्ड इशू करते हो मार्केट में। उसका पर्टिकुलर कोई साइज होता है कि मैंने इतना पैसा मार्केट से उठाना है। फिर इन्वेस्टर जो है ना आपके उसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर होल्डर बनते हैं, क्योंकि पैसा यहाँ पर लगाते हैं, आपके शेयर खरीदते हैं। लेकिन अगर बात करें जो नए स्टार्टअप्स है ना, तो उनको यहाँ पर ऐसी प्रोविजन नहीं जिसके तहत उनके लिए भी यहाँ पर सोचा गया है। तो उनके लिए बनाया गया था इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो ये भी एक तरीके का एक्सचेंज ही है।
एक तरीके का यहाँ पर जो है मंच है स्टार्टअप्स का, जहां पर वो अपनी कंपनीज को लिस्टेड कर पाएंगे और जो है मार्केट से पैसा उठा पाएंगे। लेकिन अभी इसमें और जो है ना, इसमें और ईज किया गया है, मतलब कि और आसान बनाया गया है। तो उसमें वही वही मुद्दा हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी लिस्टिंग क्राइटेरिया उसको थोड़ा सही किया गया। तो इसके यहाँ पर वेलकम स्टेप बोला गया है ऑथर की तरफ से। और आने वाले समय में जो आइडिया से भी लेकर आया, तो उससे आने वाले समय में पब्लिक लिस्टिंग जो है ना, जो खासतौर पे जो इंडिया के जो स्टार्टअप सिस्टम इको सिस्टम, तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है बूस्ट देखने को मिलेगा। और बड़े पैमाने पर पब्लिक लिस्टिंग जो है कंपनीज की होंगी, वो भी जो है ना पैसा जुटाएंगी आईपीओ के तहत मार्केट से, इन्वेस्टर से। ओके, तो अपने जो है शेयर होल्डर्स और बढ़ाएंगी। तो अभी के लिए क्या सिचुएशन है, तो पहले तो यहाँ पर इस इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। तो जो अगर हम बात करें इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के बारे में, आईजीपी के बारे में, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2019, तो अमेंड इस रूल को यहाँ पर अमेंड किया था, रेगुलेशंस को अमेंड किया था 2019 में, जिसके तहत लॉन्च किया गया था इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म को। ओके, आईजीपी को। तो इसको यहाँ पर हम ना इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। तो ये दोनों सेम नाम है, याद रखें। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है ना, जो इश्यूअर्स हैं, जो यहाँ पर स्टार्टअप्स के जो यहाँ पर फाउंडर हैं, वो अपनी कंपनी को लिस्ट कर पाएंगे आईजीपी प्लेटफॉर्म पर, तो वो पैसा जुटा पाएंगे। तो अभी ये कौन से फील्ड की बात कर रहे हैं, खासतौर पे यहाँ पर जो यहाँ पर इंटेंसिव यूज हुआ हुआ टेक्नोलॉजी का। आप अभी के जितने भी यहाँ पर स्टार्टअप्स देखोगे, टेक्नोलॉजी के मायने में ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चाहे बायोजीएस है, वो एजुकेशन की फील्ड में आगे, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, नई इनोवेशन दे रहा है वो, कि पढ़ाई में भी किस तरीके से इनोवेशन हो सकती है, बच्चा अच्छे तरीके से कैसे सीख सकता है। ओके, तो इसी तरीके से वो 3D एग्जांपल्स दे के वो आगे बढ़े, तो उन्हीं को यहाँ पर कॉपी करके और भी बहुत सारे नए स्टार्टअप्स बने एजुकेशन के ही फील्ड में। तो बिल्कुल यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इंटेंसिव यूज हो रहा हो, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा हो, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, तो ये सभी चीजों के यहाँ पर जो है, यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट जो है ना, लोगों को अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप जो है ना, वो यहाँ पर आईजीपी में आगे जो है अपने आप को लिस्ट कर सकता है और पैसा जुटा सकता है और अपनी वैल्यूएशन बढ़ा सकता है, अपने जो बिजनेस एम्पायर उसको और एक्सपेंड कर सकता है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि अभी की क्या सिचुएशन चल रही है आईजीपी में। तो अभी अगर किसी भी कंपनी ने इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में अगर अपने आप को रजिस्टर करना है, लिस्टेड करना है ना, तो उसके यहाँ पर जो शुरुआती इन्वेस्टर्स होंगे, जो शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के, तो वहां पर जो कम से कम उनका ना, उनके पास 25% जो है, यहाँ पर जो है ऑनरशिप होनी चाहिए कंपनी के, यहाँ पर जो भी शेयर होंगे, तो 25% शेयर उनके पास होने चाहिए इन्वेस्टर्स के। तो वो भी यहाँ पर उसकी जो समय काल है ना, मतलब कितने समय सीमा तक जो है उनके पास शेयर रहने चाहिए, तो 2 साल की यहाँ पर समय सीमा थी, कि 2 साल तक जो है 25% जो शेयर है वो इन्वेस्टर्स के पास रहे, और इन्वेस्टर्स यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, मतलब 2 साल तक यहाँ पर ऐसी कंटिन्यूटी चली है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर 25% से ये कम हो जाए। ओके, तो अगर ऐसा होता है 2 सालों के बीच में, तो फिर यहाँ पर टाइम और लग जाएगा। अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो अगर सही से अगर फॉलो अप करके चलेगा कोई भी स्टार्टअप अपने आप को लिस्टेड करने के लिए, तो अभी इसी 2 साल के समय को ना और सही कर दिया गया, इसको कम कर दिया गया। इसको यहाँ पर अभी क्या किया, अभी सेबी ने इसको आधा कर दिया, इस टाइमलाइन को आधा करके सिर्फ 1 साल तक यहाँ पर सीमा बना दी है, कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स होंगे, जिसका यहाँ पर 25% तक जो शेयर है कंपनी में, जो नया स्टार्टअप शुरू हुआ है, तो अभी वो 1 साल तक यहाँ पर जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। 25% जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है किसी भी इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो वो जो है कंपनी अपने आप को बाद में आईजीपी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को जो है लिस्टेड कर पाएगी, कर सकती है, और आने वाले समय में पैसा जुटा सकती है मार्केट से। और इसके अलावा और भी कुछ किया गया है। और इसके अलावा क्या किया गया, तो यहाँ पर सेबी ने डिसाइड किया कि यहाँ पर हायर शेयर जो है ना अलॉटमेंट, वो भी यहाँ पर दी जाएगी। जो इश्यू साइज है उसके यहाँ पर 60% के हिसाब से। तो यहाँ पर इशू साइज क्या होता है, जैसे कोई भी नई कंपनी, नई स्टार्टअप जब अपना डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट मार्केट में इशू करती है, कि मैंने इतने सपोज करो मैंने $100 मिलियन उठाने हैं मार्केट से, तो ये तो बहुत बड़ी होगी ना। चलो $100 मिलियन उठाने हैं मार्केट में से, तो अभी वही होगा इशू साइज। ओके, तो मतलब इतने पैसे उठाने, तो अभी इशू साइज में 60% जो है अलॉटमेंट अभी यहाँ पर जो एंकर इन्वेस्टर्स है ना, तो उनको दी जाएगी। तो अभी ये बात समझिए कि जो एंकर इन्वेस्टर्स ये क्या होते हैं। तो कोई भी अगर कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत जब पैसा उठाती है ना मार्केट से, तो जैसे मैंने $100 मिलियन यहाँ पर डॉलर की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो जब ये जो डेट रखी होगी कि मैंने इस डेट को आईपीओ इशू करना है, तो इसी डेट को इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं, यहाँ पर इनको उसी डेट से एक दिन पहले जो है ना, ये शेयर जो है दे दिए जाते हैं, जिससे यहाँ पर एक तरीके से एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि शेयर बहुत बड़े पैमाने पर बिक रहे हैं कंपनी के। ओके, तो ऐसी इमेज जाती है बाहर मार्केट में, तो फिर इन्वेस्टर जो है ना बढ़ चढ़कर फिर इन्वेस्ट करता है ऐसी कंपनी में। तो इस तरीके से भी यहाँ पर जो है ना ट्रिक्स जो है खेली जाती है।
तो यहाँ पर अभी क्या बात करें कि हाईएस्ट जो है शेयर अलॉटमेंट करेंगे, जो इशू साइज होगा, जैसे सपोज करो $100 मिलियन का था, तो उसका 60% शेयर जो है एंकर इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा ऑन डिस्क्रिशनरी बेसिस, मतलब कि समझ के आधार पर यहाँ पर जिन जिनको भी इनको देना होगा। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर इशू ओपनिंग होगी उससे पहले, ओके, तो एक दिन पहले ये होता है। तो इस साथ ही साथ बात करें, जो लॉक इन पीरियड होगा ना शेयर का, वो 30 डेज का होगा। तो ये लॉक इन पीरियड क्या होता है, देखो, लॉक इन पीरियड का एक और नाम होता है, इसको हम लॉकअप पीरियड भी बोलते हैं। तो ये कौन सा पीरियड होता है, ये वो वाला यहाँ पर समय सीमा होती है जिसके दौरान जो ना जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करके शेयर्स खरीदे हैं किसी नए स्टार्टअप के, तो वो इन 30 दिनों के बीच में अपने शेयर को बेच नहीं पाएंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। ओके, तो इसी के चलते ये 30 डे का लॉक इन पीरियड जो है अभी इन शेयर्स का, जो कि एंकर इन्वेस्टर्स को दिए जाएंगे, वो रखा गया है। अभी जो नई प्रोविजंस बनाई गई है सेबी के द्वारा, ता जो कि अच्छे तरीके से स्टार्टअप जो है ना वो फल फूल सके, आगे बढ़ सके, आईजीपी जो प्लेटफॉर्म है उसमें अपने आप को लिस्टेड कर सके। और इसी के चलते आगे बात करें कि अभी जो स्टार्टअप्स है ना, तो अभी उनको सेबी के द्वारा जो है ना अभी सुपीरियर वोटिंग राइट जो है वो भी दिए जा रहे हैं, खासतौर पे जो यहाँ पर किसी भी स्टार्टअप के जो प्रमोटर है और जो फाउंडर है, क्योंकि जिसने यहाँ पर शुरुआत की है, तो प्रमोटर भी अक्सर उसको क्या उसी को बना दिया जाता है जो यहाँ पर फाउंडर होता है। ओके, जिसने भी नया आइडिया जो लेकर आया होता है अपने स्टार्टअप का, तो उसको जब पैसे मिलते हैं, क्योंकि आइडिया जिसके पास होता है ना, तो उसी को पता होता है कि किस तरीके से मैं इसको अपने आइडिया को और बूम पर लेकर आ सकूं। और कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जहां पर ऐसा होता है कि प्रमोटर या फाउंडर, जो प्रमोटर होता है वो किसी और को बनाया जाता है, जिसका आइडिया होता है उसको नहीं बनाया जाता है। ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल हूँ, जैसे जो एप्पल के जो आप आईफोन देखते हो ना, तो एप्पल, तो जिन्होंने यहाँ पर इसके बारे में रिसर्च की थी, ओके, तो उन्होंने उनको ही, मतलब जो जब ये एप्पल फाउंडेशन बनी थी, तो उनको ही उनकी कंपनी से बाहर कर दिया कि जिसका आइडिया था। हालांकि बाद में कुछ सालों बाद उनको दोबारा से उस एप्पल का सीईओ बनाया गया था। उनका नाम क्या था, अभी उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी थी वो। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं कि अभी जो है सेबी सुपीरियर वोटिंग राइट भी देगा प्रमोटर्स को, फाउंडर्स को, कि अच्छे तरीके से जब भी ये शेयर होल्डर की हम बात करें, तो आप वोटिंग राइट अच्छे पैमाने पैमाने पर जो अपना ये डिसीजन जो है सही तरीके से दे पाएंगे। ओके, तो इसी के चलते वो जो अपनी कंपनीज को अगर ऐसे राइट्स अभी दे दिए जाएंगे इस तरीके से, जो यहाँ पर ईजमेंट किया गया है, यहाँ पर आसान किया गया रूल्स को, तो आने वाले समय में कंपनीज के लिए एक रास्ता बनाएंगे कि अपने आप को लिस्ट कर सके, पब्लिक में जा सके, और आईजीपी फ्रेमवर्क के तहत यहाँ जो है पैसा जुटा सके मार्केट से। साथ ही साथ यहाँ पर ना ओपन ऑफर की भी बात करें तो ये भी ट्रिगर होगा। तो ओपन ऑफर मतलब क्या होता है, ओपन ऑफर का मतलब होता है कि जहां पर कंपनीज ना खुला ऑफर दे देती है। कहने का मतलब कि अगर कंपनी में कोई भी आपने शेयर खरीदना है ना, तो शेयर होल्डर्स को जो प्राइस दिया जाएगा ना, मतलब जिस प्राइस पे शेयर बेचने हैं, वो सस्ते दामों पर मिलेंगे अगर उसको कंपेयर करो मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो ओके, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ओपन ऑफर। तो अभी आईजीपी के लिए यहाँ पर लिस्टेड होने के लिए, ओके, तो यहाँ पर जब ओपन ऑफर से जब ये जरा से जरा यहाँ पर शेयर बेचने की कोशिश भी करेंगे, तो उसको भी यहाँ पर रेज किया गया है 26% से 49% तक। मतलब 49% तक के जो शेयर होंगे यहाँ पर कंपनी के, उनको ओपन ऑफर के तहत वो बेच सकते हैं अपने, जब मतलब कि जिनका दाम जो है ना मार्केट वैल्यू से कम रहेगा, और इन्वेस्टर जो है उन शेयर्स को वो खरीद लेगा। तो यहाँ पर शेयर होल्डर का फायदा रहेगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितना सस्ता उसको शेयर मिलेगा, और जब भी वो अपने शेयर को बेचेगा उसका प्रॉफिट मार्जिन उतना बढ़ जाएगा। और इसी के चलते यहाँ पर सेबी की बात करें कि अभी उन्होंने काफी रूल्स को यहाँ पर ईज कर दिया है, आसान कर दिया है। तो साथ ही साथ यहाँ पर एक और रूल आसान किया, जिसके तहत अगर कोई भी आईजीपी के तहत कोई भी कंपनी अपने आप को डीलिस्ट करना चाह रही है ना, मतलब कि जैसे पहले ही वो लिस्टेड थी लेकिन अभी वो चाह रही है कि मैं डीलिस्ट हूँ, तो अभी उसके लिए भी रूल्स को आसान कर दिया गया है। तो अच्छे से वो अपने आप को माइग्रेट कर सकेंगी, मूव कर सकेंगी टू द मेन बोर्ड। तो मेन बोर्ड में कौन आ जाता है, मेन बोर्ड में आ गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर ये बड़े खिलाड़ी हैं। ओके, यहाँ ये वाले जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ना, तो यहाँ पर बड़े खिलाड़ी अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ओके, बिरला ग्रुप हो गया, अडानी हो गया। तो इसके से इसी के अंतर्गत बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मतलब कि जो पिछले काफी लंबे समय से प्रॉफिट में है, और उनकी कंपनीज जो है ना इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है लिस्टेड है, और वो भी आईपीओ के तहत पैसा उठाती। तो अभी जब यहाँ से ये आगे बढ़ेंगे, ओके, तो जब ये स्टार्टअप्स की शुरुआत होगी, जब ये आने वाले समय में प्रॉफिट आएंगे, कंपनीज में तब्दील होंगे प्रॉपर, तब जाकर जो है मेन बोर्ड में वो शामिल हो सकेंगे। तो डी लिस्टिंग के लिए भी यहाँ पर रूल्स को आसान कर दिया गया है। तो अभी हमने पढ़ा था कि आईजीपी को 2019 में ही लाया गया, लॉन्च किया गया था। स्पेशल इसका पर्पस था, स्पेसिफिक पर्पस था कि यहाँ पर इनोवेशन इंटेंसिव स्टार्टअप जो ना उनको प्रमोट करना है, तो उनको लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज देनी है आने वाले समय में अंडर मच रिलैक्स्ड नॉर्म्स, क्योंकि कंपेयर टू द मेन बोर्ड कैपिटल मार्केट्स। तो अभी जो मेन बोर्ड कैपिटल मार्केट यही है, नेशनल स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर अगर लिस्टेड करना है तो बहुत यहाँ पर ऐसा नहीं, बहुत आसान नहीं है। ओके, जैसे मैंने अभी 3 साल के प्रॉफिट की अगर बात की, तो इसके अलावा और भी नॉर्म्स हैं। ओके, तो यहाँ पर काफी यहाँ पर
मेहनत करनी पड़ती है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, अगर आप अपनी कंपनी को एनएसई या बीएसई में लिस्टेड करना चाह रहे हैं। और आगे आखिर में जो बात कर रहे हैं कि जो लार्ज इन्वेस्टर्स होंगे स्टार्टअप्स में, ओके, जो कि बड़े खिलाड़ी होंगे, बड़े पैमाने पर जिनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगी, शेयर होल्डर्स रहेंगे, जिनको कि हम यहाँ पर एग्रीगेटेड इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जिनकी यहाँ पर नेटवर्थ जो है 5 करोड़ से यहाँ पर ज्यादा निकल कर आ रही है। तो अभी उनको भी जो है ना हम आईजीपी इन्वेस्टर्स के यहाँ पर लेबल लगा सकते हैं, उनको भी आईजीपी इन्वेस्टर्स हम बना सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर जो है एक नई प्रोविजन लाई गई है। तो अभी जो है ना वो लार्जर प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है ना अप टू 25% जो है कंपनी में वो ले सकते हैं। तो प्री इशू शेयर होल्डिंग वही आईपीओ से अभी पब्लिक में यहाँ पर जो है ना शेयर इशू नहीं किए गए, लेकिन उससे पहले ही जो एक दिन पहले का जो यहाँ पर जो जिसके तहत बड़े पैमाने पर जो है कंपनी अपने स्टॉक जो है शेयर जो उनको बेच देती है आईपीओ से यहाँ पर पैसे जुटाने से पहले ही एक दिन। तो अभी उसी के चलते भी यहाँ पर जो है ना 25% जो है यहाँ पर कंपनी में वो शेयर होल्ड कर सकते हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनकी की यहाँ पर नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा। तो पहले ये सीलिंग कहाँ तक थी? पहले ये 10% के आसपास थी। ओके, पहले ये सीलिंग 10% तक थी। अगर हम यहाँ पर प्री इशू शेयर होल्डिंग की बात करें, ओके, तो यहाँ पर मैं ओवरऑल शेयर होल्डिंग की बात नहीं कर रहा किसी कंपनी की। ओके, तो यहाँ पर इस 25% को जो शुरुआत में 25% हमने पढ़े तो उसके साथ मिसमैच मत कर लेना। ओके, तो वो अलग बात है, ये अलग बात है। और इसी के चलते जो अभी रिवैम्प नॉर्म्स लेकर आए, मतलब कि नॉर्म्स को बदला गया, तो इससे ये लगेगा कि आने वाले समय में ये यहाँ पर लग रहा है कि आने वाले समय में आईजीपी बड़े पैमाने पर फैलेगा, यहाँ पर जो है प्रगति देखने को मिलेगी। तो हमें यहाँ पर जरूरत है कि अपडेट करते रहे, रिवाइज करते रहे ऐसे रूल्स को, ऐसे यहाँ पर बेंचमार्क को। ओके, तो जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में जैसे नॉर्म्स फॉलो होते हैं ना, तो उनको भी हम समझें और उसी के हिसाब से जो है ना चेंजेस हम यहाँ पर अपने जो मार्केट है वहां पर भी करते रहे, तो जिससे कि आने वाले समय में जो शेयर होल्डर की वैल्यू है ना उनको हम अनलॉक कर पाए, मतलब इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो लगा पाए अपने स्टार्टअप्स में, मतलब कि वो डूबे नहीं। ओके, तो जैसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स हुए हैं, जैसे मैं हाइक की एग्जांपल लेता हूँ, हाइक मैसेजिंग एप्स आई थी व्हाट्सएप के मुकाबले में, तो वो भी डूब गया। 12,000 करोड़ का वो स्टार्टअप बना था किसी समय पर, लेकिन आगे वो फर्दर अपने आप को परस्यू नहीं कर पाया। ओके, लेकिन इसी तरीके क्यों नहीं परस्यू कर पाया? क्योंकि यहाँ पर फंडिंग की कमी होगी, तो यही मेन रीजन रहता है। तो फंडिंग लगातार चाहिए, ओके, तभी जो है आगे बढ़ पाएगी बात। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं स्टार्टअप्स के फील्ड में। तो इसके बारे में जो लास्ट बोला अभी हमने इसको डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं एडिटोरियल नंबर 3। तो यहाँ पर बात करें गेटिंग एजुकेशन टू गेट स्मार्ट। तो देखो, अभी लॉकडाउन की वजह से बड़ा कुछ नया सीखने को मिला है। तो अभी उसी चीज को ना आगे फर्दर परस्यू करने के author बात कर रहे हैं कि 3 पिलर्स की यहाँ पर उनके द्वारा बात की गई, जिसके ऊपर हमें काम करना है आने वाले समय में, ताकि कि एजुकेशन को हम कोने कोने तक पहुंचा सके। अभी भी भारत के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कोने कोने तक एजुकेशन वो नहीं पहुंच रही है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच रही है, स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच रहा है अच्छे। यहाँ पर काबिलियत रखने वाले जो यहाँ पर टीचर है ना, उनकी यहाँ पर जो अप्रोच है वो नहीं पहुंच पा रही है काफी बड़े पैमाने तक। तो अभी इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की गई है, इस सोल्यूशन इसके बारे में निकाले गए हैं। तो स्टार्टिंग में बात करें कि अभी स्कूल्स दोबारा से रीस्टार्ट जो है हो चुके हैं बहुत बहुत अलग अलग एरियाज में भारत में। तो अभी स्टूडेंट जो है दोबारा से क्लासरूम्स में वापस जा रहे हैं। तो अभी बहुत सारे महीने जो है अभी ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने लगाई हैं अपने घरों में ही। तो अभी उसी के बाद जो है अभी क्लासरूम में ना एक्चुअली अभी वो पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी इसी यहाँ पर ड्यूरेशन की हम वेट कर रहे थे, इसी बेटर नॉर्मल की वेट कर रहे थे पिछले काफी लंबे समय से, कि हम यहाँ पर ऐसी सिचुएशन को दोबारा से हासिल करें जो कि किसी जमाने में हम जैसे क्लासरूम में बैठते थे तब स्टडी करते थे। तो अभी इसी बेटर नॉर्मल को अभी बात कर रहे हैं कि अभी एड किया गया है, यहाँ पर सहायता प्रोवाइड की गई है बहुत बड़े पैमाने पर। अगर हम बात करें जो अनएक्सपेक्टेड डिजिटल शिफ्ट हुआ ना उसके द्वारा, मतलब कि डिजिटल शिफ्ट यहाँ पर जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगी है ना, तो ये एक तरह का डिजिटल शिफ्ट इसको कह रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। पहले भी था लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं था। पहले अगर आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो आपके जो वहां पर प्रोफेसर है, टीचर है, तो वह आपको क्लासरूम में आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। तो आपका फिर भी ऑनलाइन आपका कंटेंट उसके संपर्क में आप थे, लेकिन बहुत कम थे। लेकिन अभी बहुत ज्यादा हो गया, अभी अनएक्सपेक्टेड डिजिटल शिफ्ट देखने को मिला है। तो उसी के चलते बहुत सारे चैलेंजेस स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, गवर्नमेंट्स ने और जो बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने उन्होंने फेस किए। लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करते हुए भी उन्होंने यहाँ पर अपने कदम आगे बढ़ाए और यहाँ पर अलग अलग दिशा में हमने काम किया, जिसका कि हमें आने वाले समय में फायदा भी हो। तो यहाँ पर क्या जो है क्या कैसे कदम बढ़ाए गए? तो सबसे पहली बात करें जो इनोवेटिव आइडियाज थे कि हम कैसे स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें टीचर्स के साथ। ओके, तो कैसे जो है उनको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाएं। ओके, कैसे तरीके हम जो है हमको डिजिटली जो है हम पढ़ा सके। तो इन सब मुद्दों के ऊपर इन्होंने बात की है। तो यहाँ पर सबका कंट्रीब्यूशन है, स्टूडेंट्स का भी, टीचर्स का, पेरेंट्स का भी, गवर्नमेंट का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का भी। तो इसी के चलते वो आगे बढ़े। ओके, तो
इसी सिनेरियो को ना आगे पुट फॉरवर्ड करने की बात करें तो अभी एंटायर जनरेशन है स्टूडेंट्स की, तो जिन्होंने यहाँ पर ट्रेडिशनल जो ब्रिक एंड मोटर क्लासरूम लर्निंग है उनको मिस किया। जो जैसे आप क्लासरूम में पढ़ते थे अभी वो बातें नहीं रही। ओके, तो अभी आपने घर में बैठ के पढ़ाई की पिछले 6-7 महीने से, तो अभी उसी बात को कह रहे हैं कि इफेक्टिव यूज जो है ना हम डिजिटल चैनल्स का कर सकते हैं, कि हम उससे हमें ये चीज पता चलेगी कि हाउ वी कैन यूज टेक्नोलॉजी टू गिव चिल्ड्रन एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इवन इन लोकेशंस वेयर इट इज डिफिकल्ट टू सेट अप फिजिकल स्कूल्स। मतलब कि हमें ये चीज समझने को मिली, ये चीज जानने को मिली पिछले 6-7 महीनों में, कि जिन बच्चों को अभी भी जिन जहां तक अच्छी एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, जहां पर फिजिकल लेवल पर हम स्कूल नहीं बना सकते किन्हीं कारणों के किन्हीं भी कारणवश, हम वहां पर भी जो है ना उन लोकेशंस में भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके क्वालिटी एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं। और इसी के चलते जो पोटेंशियल है यहाँ पर, जो एजुकेशन में खास तौर पे जो गेम चेंजर पोटेंशियल है ना, तो उसके चलते यहाँ पर 3 पिलर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी के मायने में बात करें तो पहली या जो पहले पिलर की बात की जा रही है वो है क्रिएशन ऑफ हाई स्पीड नेटवर्क्स अक्रॉस कंट्री। बड़े पैमाने पर हाई स्पीड नेटवर्क हमें बनाने होंगे भारत में, तो यहाँ पर 5G नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं। तो 5G नेटवर्क जो है ना वो देश के कोने कोने तक इसकी जो है अप्रोच हमें पहुंचानी होगी। और यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल है, ये एजुकेशन सेक्टर को पूरी तरीके से ना इसको चेंज कर सकता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर सीमलेस जो है रिमोट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हम देश के कोने कोने में प्रदान कर सकते हैं, अगर हम अपने जो नेटवर्क है ना हाई स्पीड नेटवर्क उसको अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर पाते हैं तो। और इसी मोमेंट के यहाँ पर बात करें कि अभी जो टीचिंग क्वालिटी की अगर हम बात करें कि उनका यहाँ पर यूनिफॉर्म असेस मिले पूरी कंट्री में, तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा यहाँ पर कठिन मुद्दा निकल कर आ रहा है कि मतलब टीचिंग क्वालिटी जो ना अच्छी क्वालिटी की जो टीचिंग है वो सभी जगह पर पहुंचे। अगर ये चीज यहाँ पर मिलनी बहुत जो है ना कम यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर खासतौर पर अगर रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर तो और बहुत कम लेवल पर यहाँ पर टीचिंग क्वालिटी मिलती है, कि मतलब अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाई मिल सके, पढ़ाई कराने वाला भी कोई अच्छा टीचर उनको अवेलेबल हो सके। ओके, तो ये 5G टेक्नोलॉजी जो है ना ये इस यहाँ पर गैप को दूर कर सकती है, रूरल एरियाज में भी अच्छी अप्रोच अच्छी क्वालिटी टीचिंग जो है उनको मिल सकती है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें हाई क्वालिटी जो है इंटरेक्टिव वर्चुअल क्लासरूम्स बनाने हैं, तो उनकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हमने करवानी है। तो जो भी कंटेंट क्लासरूम में जहाँ टीचर अपने घर से पढ़ा रहा है तो आसानी से और बिल्कुल जैसे क्लासरूम में जैसे ऑब्जर्वेशन होती है बिल्कुल उसी तरीके से अपने घर पर भी गांव के जो बच्चे हैं वो भी अपनी जहां पर जो ऑब्जर्वेशन कर पाए, तो हाई क्वालिटी इंटरेक्टिव वर्चुअल क्लासरूम जो है हमें बच्चों के घरों में ही उनको बनाकर देने हैं। तो 5G टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इम्प्रूव करने की बात करें कि इनकी इसकी एक्सपेंशन करने की बात करें। और जो दूसरा पिलर है तो उसमें बात करें कि स्टूडेंट्स को हमें यहाँ पर हाई क्वालिटी डिवाइसेस जो है ना अफोर्डेबल प्राइसेस में हमें प्रोवाइड करने होंगे। तो इसी के चलते ना जो कि वो अच्छी खासी जो टीचिंग एड है वो उनको मिल सके। और इसके लिए यहाँ पर भारत सरकार को क्या करना होगा, यहाँ पर स्पेशल इंसेंटिव पॉलिसी जो है ना वो बनानी होगी डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कि कहने का मतलब सस्ते दामों पर और क्वालिटी डिवाइसेस जो है ना हाई क्वालिटी डिवाइसेस वो हम अफोर्ड करवा सके बच्चों को। तो यहाँ पर जैसे मोबाइल फोन अच्छी क्वालिटी के चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए अच्छी क्वालिटी के, या टैबलेट वगैरह चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाए। और बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पर अफोर्डेबल बनाना है कि वो सस्ते दामों पर उसको अफोर्ड कर पाए। तो ऐसा हमने सिनेरियो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर दूसरा पिलर इस बात को कहा जा रहा है ऑथर की तरफ से। तो जो तीसरे पिलर की अगर हम बात करें तो वो बात कर रहे हैं कि जो टीचर कम्युनिटी है ना इसको भी ट्रेन करना है, इनको भी सिखाना है कि बच्चों को कैसे सिखाना है, कौन सी बातों के ऊपर आपने ध्यान रखना है। तो इसी के चलते ना फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी भारत सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं। तो अभी इसी के ऊपर फोकस करेंगे। जो तीसरा पिलर है ट्रेनिंग जो है ना टीचर कम्युनिटी की, ये रिक्वायर्ड है कि कैसे एजुकेशन के लिए इन्होंने प्रिपेयर करना है, कि कल को जब ये क्लास लेने जाएंगे तो किस तरीके से बच्चों को डील करना है। तो बहुत सी बातें होती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं होता टीचर्स के सामने कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एजुकेट करके बातें बताकर वापस आ जाना। बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है, बच्चों को छोटी छोटी बातें कैसे सिखानी है। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते क्लासरूम में। ओके, कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, कुछ यहाँ पर बहुत शरीफ होते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ बहुत होशियार होते हैं, यहाँ पर किन्हीं को समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्लास में क्या चल रहा है। सबको यहाँ पर टैकल करना होता है, एक टीचर को सबके ऊपर फोकस करना होता है। तो यहाँ पर इसी इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग की जरूरत है। सब टीचर ऐसा नहीं करते हैं, सब टीचर सभी बच्चों को यहाँ पर अप्रोच करके नहीं चलते हैं, लेकिन ये करना होगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग अनिवार्य है। तो इसीलिए यहाँ पर बात करें कि ये तीसरा पिलर है। अगर हम यहाँ पर बड़े पैमाने पर एजुकेशन का यहाँ पर प्रसार जो है ना करना चाह रहे हैं भारतवर्ष में, तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर क्या क्या बातें कर रहे हैं कि इस ट्रेनिंग में हमें यहाँ पर किस बात के ऊपर फोकस करना होगा, कि एक तो इन टीचर्स को ये बात सिखानी होगी कि यहाँ पर अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करें तो उसको किस तरीके से करना है। तो इसके बारे में भी इनको जो है बताना होगा जी, जो नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे चलाना है, और कैसे जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है आपने एंगेज जो है लर्निंग अप्रोचेस जो है वो अपनानी है फ्यूचर में, कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़े।
मतलब आपके यहाँ पर ढंग हो, तरीका हो, इस तरीके का पढ़ाने का कि बच्चों को समझ आनी शुरू हो, इंटरेस्ट क्रिएट हो यहाँ पर कंटेंट में। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो लॉकडाउन लगा था उसके चलते बहुत बड़े पैमाने पर ना नई वैरायटी ऑफ जॉब जो है ना उनमें यहाँ पर उभार देखने को मिला है। नए तरीके की जॉब जो है ना वो अभी उत्पन्न हुई है। तो जैसे यहाँ पर बात करें गिग इकोनॉमी की, तो गिग इकोनॉमी क्या होती है जिसमें, तो गिग इकोनॉमी में जैसे हम एग्जांपल लेते हैं उबर की, ओला की, तो जिसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो भी, जैसे देखो किसी की अपनी गाड़ी है तो उसने यहाँ पर ओला का स्टिकर लगा दिया अपनी गाड़ी के ऊपर, तो अभी ओला के साथ उसका टाई अप हो गया। तो अभी ओला उसको क्या कहेगा, ओला के लिए वो ना एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रहेगा जिसको कि वो ना ओला मैसेज कर देगा कि किसी फलानी फलानी लोकेशन में कोई उसका जो क्लाइंट खड़ा है ओला का, तो उसको वहां से पिक करके उसके डेस्टिनेशन तक जो है छोड़ आओ। ओके, तो इस तरीके से ये पूरी इकोनॉमी चलती है। तो ऐसे यहाँ पर वर्कर्स को हम गिग वर्कर्स बोलते हैं और ऐसी इकोनॉमी को हम गिग इकोनॉमी बोलते हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओला उबर क्या कर रहे हैं, तो ये सिर्फ उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है जो यहाँ पर कार ड्राइवर्स हैं, जो कार मालिक है उनको, कि जो बस उनको उनके साथ टाई अप करके जो है उनको इजिली अवेलेबिलिटी हो जा रही है उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी। ओके, तो इसी में से इसी तरीके से इनकी इकोनॉमी चलती है। कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज जो किराया जो ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो कार ड्राइवर जब वसूल करता है अपने क्लाइंट से, तो उसका कुछ परसेंट जो है वो ओला या उबर के पास चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम चलता है, सिनेरियो चलता है पूरा। और इसी के चलते बात करें कि 2025 के ये करियर्स हैं आने वाले समय में, तो अभी ये धीरे धीरे और डेवलप हो रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो नई एजुकेशनल जो डिजिटल लर्निंग है ना, तो जो इसका एनवायरनमेंट है, तो उसमें भी यहाँ पर जो है डेवलपमेंट की जरूरत है। आने वाले समय में डेवलपमेंट की जरूरत होगी। तो इसी के चलते हमें एक नया सिलेबस यहाँ पर चाहिए, अच्छा खासा सिलेबस सही पैटर्न में बना हुआ चाहिए, अच्छा एकेडमिक प्रोसेस चाहिए। अगर हम नई एजुकेशन में डिजिटल लर्निंग को अगर हम इसका एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो इन सब चीजों में हमें चेंज करना होगा, एकेडमिक प्रोसेस में भी और जहाँ पर जो सिलेबस है उसको उसके उसमें भी। तो यहाँ पर आगे बात करें कि आज के दिन में डजन्स ऑफ बुक्स जो ऐसी हैं कि जो जिनकी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है तो उनको हमने स्टोर किया हुआ है इन कंप्यूटर्स, इन लैपटॉप्स या फिर इन टैबलेट्स। ओके, मतलब आसानी से 100 हजार ही नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर जितनी किताबें आप चाहो आप स्टोर कर सकते हो। मतलब कि आपकी एक तरीके की लाइब्रेरी बन चुकी है जो आपके कंप्यूटर्स है, आपके जो टैबलेट है। ओके, तो अभी इसी तरीके से जो ये डिवाइसेस है ना, तो वही डिवाइसेस को हम यहाँ पर ना इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर उसको एज ए प्रेजेंटेशन देने के लिए भी हम उनको यूज कर पाए। ओके, तो इसी तरीके से कोर्स वर्क जो है उनका बच्चों का वो भी वो अपने लैपटॉप टैबलेट में कर पाए। तो इस तरीके से प्लान करो, इस तरीके से जो है ना प्रोसेस डिजाइन करो। और यहाँ पर इसके अलावा जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें वो हिस्सा ले पाए। इसके अलावा जो क्लासरूम डिस्कशन होती है उसमें वो हिस्सा ले पाए उसी टैबलेट में से। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज करना होगा। तो पहले तो इकट्ठे बैठ के जैसे हम ग्रुप डिस्कशन करते थे, ओके, या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते थे, तो अभी लैपटॉप थ्रू लैपटॉप होगा। ओके, मतलब बच्चा अपने घर पे बैठा है तो बीमारी से भी बचा रहेगा, दूसरी और दूसरा बच्चा अपने घर पे बैठा तो आपस में डिस्कशन होती रहेगी। तो इसके लिए सिलेबस में चेंज करना जरूरी होगा, जो एकेडमिक प्रोसेसेस हैं उनमें जो है बदलाव लाना वो जरूरी होगा। तो इससे क्या होगा, इस इन सब चीजों से जो यहाँ पर मोस्ट अनडिजर्व सिटीजन है ना, तो मतलब जहां तक अप्रोच पहुंच ही नहीं पाती किसी सुविधा की, तो वहां तक जो है ये पहुंच पाएगी। इन सब मुद्दों के ऊपर हम अगर फोकस करेंगे, खासतौर पर जो बच्चे, जो सिटीजन रिमोट लोकेशंस में रह रहे हैं, ओके, तो उनको यहाँ पर हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ लर्निंग जो वो प्रोवाइड कर पाएंगे। नई इन्फॉर्मेशन जो है, नए टूल्स जो है ना, वो वहां तक हम पहुंचा पाएंगे। तो उनसे यहाँ पर उनको हम फैसिलिटेट कर पाएंगे अच्छे तरीके से, जो नई नई इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में। और आगे बात करें कि हालांकि ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा चैलेंज रहेगा कि अभी जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो उसमें अभी समय लगेगा, इतनी जल्दी ये होने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक बार ये बिल्ड हो गया ना, एक बार जब बन गया ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी सेटअप बन गया, तो यहाँ पर कोई रीजन नहीं रहेगा कि यहाँ पर 1000 या 10,000 या जो स्कूल है ना, वो क्यों जो है इकट्ठे एक बार स्टडी नहीं कर सकते एक ही टाइम पे। ओके, तो एक ही टाइम पे एक ही बार स्टडी हो सकती है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन की हम अगर हम बात करें, स्कूल एजुकेशन की भी अगर हम बात करें, तो और ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हम उनको एनरोल कर सकेंगे एजुकेशन सिस्टम में। तो इतना हम पहले नहीं कभी भी कर पाए होंगे जितना आने वाले समय में हम कर पाएंगे आने वाले समय में। ओके, तो ये जो पॉइंट है, तो ये इसमें यहाँ पर धन्यवाद दे रहे हैं जो स्टेबल टेक्नोलॉजी नेटवर्क्स है उनका, कि जिनकी वजह से यूनिफॉर्म जो एजुकेशन है उसका यहाँ पर स्प्रेड हो सकता है पूरे भारत में। तो एक तरीके का लेवल प्लेइंग फील्ड जो ना वो ऑफर किया जा रहा है यहाँ पर स्टेबल नेटवर्क्स के द्वारा, जो मतलब कि सब तक यहाँ पर अप्रोच होगी, सब तक यहाँ पर एक ही ग्राउंड जो है ना मिलेगी सबको पढ़ने के लिए, और बच्चे जो है एजुकेट होके आगे बढ़ेंगे। और आगे बात करें कि इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर स्कोप है ग्रोथ का आगे बढ़ने का, खासतौर पे एजुकेशन सेक्टर भी अगर हम बात करें। तो अभी एक एग्जांपल ली गई है नेशनल सैंपल सर्वे की, तो एनएसएस की। तो इसका यहाँ पर काम होता है सर्वे करना। तो अभी उसका डाटा यहाँ पर बताया जा रहा है, जिससे यहाँ पर पता चल रहा है कि 12.5% यहाँ पर जो हाउस होल्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स है ना भारत में, तो उनमें से यहाँ पर
बहुत यहाँ पर कम लोग हैं यहाँ पर जो है जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है घर पे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 12.5% लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है घर में। और यहाँ पर भी ना बहुत बड़े पैमाने पर अर्बन रूरल डिवाइड है। तो अर्बन रूरल डिवाइड कहने का मतलब है कि अर्बन एरिया में ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा कि बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा ज्यादा होगी, लेकिन रूरल एरिया में इंटरनेट की सुविधा बच्चों को उनके मुकाबले में बहुत कम है। तो ये कितने परसेंटेज के हिसाब से देखो, यहाँ पर 27% जो यहाँ पर असेस है अर्बन एरियाज में, और सिर्फ रूरल एरियाज में 5% असेस है इंटरनेट का। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां पर इंटरनेट का असेस ही नहीं होगा, इंटरनेट ही अवेलेबल नहीं होगा, तो वहां पर बच्चे कैसे पढ़ाई कर लेंगे? तो रूरल एरियाज में तो वो भी 5% तक आ गया। और इसी के चलते आगे भी बात करें कि जो 1/3 ऑफ द हाउस होल्ड है ना, तो उनमें यहाँ पर घर में कुछ मेंबर ही हैं जो जिनके पास जो है इंटरनेट की यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ घर के गिने चुने मेंबर हैं जिनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। और इसी के चलते जो आगे बात करें कि ओनली हाफ ऑफ द हाउस होल्ड विद एनी एक्सेस टू इंटरनेट ऑन ए कंप्यूटिंग डिवाइस स्मार्टफोन्स इंक्लूडेड। तो अभी उनकी गिनती भी अभी आती ही हाउस होल्ड की जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, लेकिन साथ में जो यहाँ पर डिवाइस चाहिए जैसे कंप्यूटिंग डिवाइस हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, वो तो यहाँ पर भी हाफ है, आधी मात्रा में ही लोगों के पास ये चीजें उपलब्ध है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पर लोग घर में है ना, तो सबके पास जो है ना इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। ओके, तो ये जो है बात निकल कर आ रही है, अगर एक घर में जितने भी लोग हैं तो सबके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं बन रहा। तो हमारा जो अभी रास्ता है ना सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर बनने का, तो अभी सिर्फ ये अभी शुरुआत हुई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अभी सिर्फ हमने शुरू किया है। तो अभी ये आने वाले समय में और प्रगति पे जाएगा जब फ्यूचर की बात करेंगे। ओके, तो जो कल का जो यहाँ पर संसार होगा ना, वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ जो स्कूल और कॉलेजेस हैं तो बस अपने आप को उन्हीं में फीचर करता हुआ नहीं पाएगा। तो आने वाले समय में वो अपने आप को मैनेज करेंगे किस तरीके से, तो यहाँ पर पावर है डिजिटल कनेक्टिविटी की, नॉलेज शेयरिंग की, उसको उसको यूटिलाइज किया जा सके, उस पावर को जो है ना हार्नेस किया जा सके, उसको यहाँ पर मैनेज करने की बात करें कि आने वाले समय में इतने बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर बात होगी, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात होगी। तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग्स तक ही यहाँ पर कोई सीमित नहीं रहने वाला है। ओके, आने वाला समय ऐसा होगा। ओके, तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब निकलता है, जिसमें एक ही इंटरनेट से जितनी भी थिंग्स हम जोड़ सकते हैं, जितनी भी चीजें हम जोड़ सकते हैं, तो उनको हम यहाँ पर नाम देते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो, जैसे ये एक इंटरनेट है ना, तो मोबाइल फोन भी चल रहा है, तो घर में भी इंटरनेट आ रहा है, तो घर में भी उसकी यूसेज है। जैसे आप अलग अलग तरीके से कोई टीवी वगैरह चलाना है या कोई भी चीज चलानी है, मशीन चलानी है, तो उसको भी आप इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट की मदद से जो कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियां भी बन रही है जो कि इंटरनेट की मदद से कंट्रोल करके उनको आप जो है कमांड दे सकते हो। तो जैसी कमांड आप दोगे तो उस हिसाब से वो वर्क करेंगी, अगर रुकना है तो रुक जाएंगे, अगर आप बोलोगे चलना है तो चलेंगी। तो ये सब कुछ इंटरनेट की मदद से ही हो पा रहा है। आजकल तो यहाँ पर जो लॉक अनलॉक है तो वो भी इंटरनेट की मदद से हो रहा है। तो मतलब टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है। ओके, तो गाड़ियां हो, चाहे यहाँ पर सैटेलाइट हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिकली कोई लाइट भी ओपन करनी है तो वो भी आप जो है इंटरनेट की मदद से उसको जो है ना आप हैक भी कर सकते हो। इसके यहाँ पर जो है ना दूसरा ये भी माध्यम निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर साइबर क्राइम भी बढ़ता जाएगा, साथ ही साथ ये भी चीज निकलेगी। तो इन चीजों के ऊपर जहां पर भी इंटरनेट बढ़ेगा ना, तो वहां पर हैकिंग भी हो सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने वाली। तो जैसे में अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ था कि जो ऐसी गाड़ियां बनी होती है ना जिसमें इंटरनेट की मदद से आप कमांड देते हो, वॉइस कमांड देते हो, फिर गाड़ी जो है ना अपने हिसाब से एक्शन लेती है। तो अभी उसी को हैक करके किसी के द्वारा गलत कमांड्स दे दी गई, जिसके तहत गाड़ी ने उस मतलब इस तरीके से हाईवे में चली जिसके चलते एक्सीडेंट हो गया और उस बंदे की मृत्यु हो गई। मतलब जिसको मारना चाहा तो उसको मार दिया, मतलब हैकिंग करके। ओके, तो ये भी यहाँ पर इसका मिस बताया जा रहा है इंटरनेट का। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना कि यहाँ पर कोई भी चीज जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है तो उसको हम यहाँ पर नाम देते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो अभी यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अभी इन्हीं आईओटी को अभी इंश्योर करना होगा कि हमें जो है ना अभी वी विल हैव द इंटरनेट रनिंग थ्रू सॉफ्टवेयर इन आवर डिवाइसेस एट होम, ऑफिसेज, कार्स, एंड विद द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेट की फैसिलिटी हो कि सब जगह हम जो है ना जुड़ सके अपने आप को, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, कार, गाड़ियां हो, या फिर हमने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ही करनी है, चाहे कुछ भी हो। तो अभी क्या करना है, अभी हमने रोबस्ट नेटवर्क जो है ना वो अभी क्रिएट करना है टू सपोर्ट डिजिटल एजुकेशन, does more than benefit those who provide educational services and products on it. So most of all, it empowers those on the receiving end as it transforms their lives from the have-nots to the haves. Okay, तो कहने का मतलब है जिंदगियां बदल सकते हैं आने वाले समय में, एम्पावर कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को। जहां तक ये बात हमने रिसीविंग एंड तक पहुंचानी है तो वहां तक हम पहुंचा सकते हैं, अच्छी एजुकेशन जो है ना वो पहुंचा सकते हैं। जो इस आर्टिकल के जो राइटर है वो सीईओ है और प्रेसिडेंट है सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया के। और अभी खबर है फ्रंट पेज से, तो ये बहुत बड़ी खबर है। खास तौर पे अगर आप कोई भी किसी तरीके का अगर आप बिल पेमेंट कर रहे हो ना, जैसे आप पेटीएम को यूज करके या अमेजोन की ऐप को यूज करके, कोई भी ऐप को यूज करके
अगर आप पेटीएम से या किसी भी तरीके से अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हो, चाहे आप अपना फोन रिचार्ज करते हो, चाहे कोई यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए अगर अगर आपने वहां पर ऑटोमेटिक पेमेंट का यहाँ पर सेटअप लगाया हुआ है ना, तो वो भी अब अभी 1 अप्रैल से वो फेल हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब है कि 1 अप्रैल से अभी ऑटोमेटिक जो आप पेमेंट करते हो ना वो नहीं चलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आपने पेटीएम पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो वहां पर एक ऑप्शन आती है कि क्या आपने इसको ऑटोमेटिक सेटअप पे लगाना है। ऑटोमेटिक पे करने का मतलब ये होता है कि जब अगली बार जब बिल आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली खुद से ही जो है ना वो आपके आपके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा जितना भी बिल आया होगा। अभी क्या होगा, 1 अप्रैल से ये काम नहीं चलेगा, ये बातें अब खत्म हो जाएंगी। ओके, तो आरबीआई ने यहाँ पर डेडलाइन दी हुई थी 31 मार्च की सभी बैंकों को। इसके तहत आरबीआई ने एक नया रूल जो है वो जारी किया है। ओके, तो अभी इसी के चलते जो नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा पावर, बीएसईएस, तो सभी अफेक्ट होंगे। ओके, तो 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा नया फिजिकल ईयर, नया साल जो है ना वो शुरू हो रहा है, जो खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। ओके, तो ये 21-22 वाला नया फिजिकल ईयर हमारा शुरू होने वाला है। तो अभी से नया रूल लागू होगा आरबीआई का बैंकों के लिए। तो अभी नए रूल में क्या कहा जा रहा है, तो नए रूल में अभी क्या क्या कह रहे हैं, तो बैंक जो है ना, अभी उनको एक नोटिफिकेशन सेंड करना होगा कस्टमर्स को 5 दिन पहले, जब भी ये पेमेंट जो है डिडक्ट होने वाली होगी आपके अकाउंट से। ओके, जो ये ऑटोमेटिक पेमेंट वाला सिस्टम होगा, जो अगर 5 दिन पहले ही जो है ना कस्टमर्स को नोटिफिकेशन जो है बैंकों को सेंड करना होगा कि आपके खाते में से इतने पैसे कट होने वाले हैं, आपका ये बिल फलाना फलाना बिल है जिसकी यहाँ पर जो है भुगतान होने वाला है। ओके, तो अभी जब यहाँ पर जितना भी पैसा निकालना है उसके रिगार्डिंग, और अभी साथ ही साथ यहाँ पर ना बात करें कि अलाउ द डेबिट ओनली आफ्टर ए ओके फ्रॉम द कस्टमर, मतलब कि पैसा तभी निकलेगा आपके अकाउंट से जब आपके पास जो नोटिफिकेशन आया होगा, जब उसको आप ओके कर दोगे। तो ओके, जब आप ओके करोगे तभी जो है आपकी जो पेमेंट है आपके खाते में से आपकी डिडक्ट होगी। ओके, तो यहाँ पर पेमेंट की बात करें, पेमेंट अबव 5,000, द न्यू रूल आल्सो रिक्वायर बैंक टू सेंड ए वन टाइम पासवर्ड टू कस्टमर्स, ओटीपी भी सेंड करना होगा कस्टमर्स को। अगर 5,000 से ऊपर की आप पेमेंट कर रहे हो, कोई भी बिल भुगतान कर रहे हो या रिचार्ज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। ओके, तो इसका मतलब सीधे तौर पर यही निकलता है कि अप्रैल से ना अभी ऑटोमेटिक जो मंथली कस्टमर पेमेंट्स होती है ना, तो अभी चाहे डेबिट कार्ड से आप कर रहे हो चाहे क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, तो अभी ये सर्विस फेल हो जाएगी। तो अभी जब तक नई अप्रोचेस नहीं लगाई जाती, तो तो उससे उस समय तक ये यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो जैसे नॉर्मल तरीका आप अपनाते हो ना, कि जैसे अपना कार्ड पकड़ा तो कार्ड की यहाँ पर जो है अपने डिजिट्स डिजिट्स फिल किए, तो बिल्कुल नॉर्मल सिस्टम से आपको यहाँ पर काम करना होगा। नई तरीके से बिल जो है ना उसकी सब्सक्रिप्शन आपको करनी होगी। तो ये जितने भी बैंक यहाँ पर मतलब जो फेल होंगे, तो जैसे आज एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईमैक्स, मास्टर कार्ड, जो भी यहाँ पर इस तरीके की ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इन सबके ऊपर यहाँ पे अभी ये नया रूल जो है ना वो लागू होने वाला है। तो 2019 अगस्त में ये सर्कुलर जो है ना ये यहाँ पर जारी किया था आरबीआई ने, जिसमें ये मैंडेट कर दिया था कि यहाँ पर जो नई ऑथेंटिकेशन रूल है ना ऑटोमेटिक पेमेंट्स के ऊपर, ये आपको लागू करने होंगे। ओके, तो अभी इसी के चलते आरबीआई जो है ना वो कह रहा है कि मैं और समय नहीं दूंगा आपको इस मुद्दे के ऊपर। तो अभी इसके चलते क्या होगा, 2000 करोड़ की जो पेमेंट है ना अक्रॉस सेक्टर्स इंक्लूडिंग कार्ड, ओटीटी, जिसको हम यहाँ पर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जहां पर जो है आप ऑनलाइन मूवीज वगैरह देखते हो नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे, तो उसको हम यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलते हैं। या फिर मीडिया सब्सक्रिप्शन हो गए या यूटिलिटी ऑफ बिल्स हो गया अलॉन्ग विद एमएसएमईस एंड कॉर्पोरेट्स। ओके, तो कहीं कहीं पर भी अगर आपने कहीं किसी भी जगह का अगर बिल भुगतान करना है, तो अभी 2000 करोड़ की पेमेंट जो है ना ये अफेक्ट होगी। तो आने वाले समय में अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएंगी, किस तरीके से अल्टरनेटिव जो है यूज चैनल आप यूज कर सकते हैं, जैसे यूपीआई हो गया, ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया, तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो गया, एनएसीएच हो गया। ओके, तो यहाँ पर एसआई हब हो गया बाय बिल डेस्क। तो बिल डेस्क भी यहाँ पर एक पेमेंट मर्चेंट ही है। ओके, जो मतलब कि आपके जो है अमेजोन के बिहाफ पे जो है या फ्लिपकार्ट के बिहाफ पर आपसे पैसे लेकर उसको भुगतान करता है। ओके, तो इस तरीके से सिनेरियो होने वाला है 1 अप्रैल से बाहर बाद में। ओके, तो अगर आपने भी ऑटोमेटिक लगाया हो तो उसको हटा ले। ओके, तो सही जो तरीका है उसको अब फिलहाल आप यूज करें, तब जब तक ये सिचुएशन ना नॉर्मलाइज नहीं हो जाती है। नॉर्मलाइज कहने का मतलब कि ट्रेंड जो है ना, जो एक अभी नए रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, लेकिन ये भी इसको जब जब अच्छे तरीके से जब स्थापित हो जाएगा ना, तब यहाँ पर आप आगे बढ़ो। और आगे न्यूज है इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि गवर्नमेंट जो है ना अभी जो लोन मोरेटोरियम का जो कॉस्ट है, जो यहाँ पर खर्चा निकल कर आ रहा है, उसको बेयर नहीं करने वाली है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी डायरेक्टिव नहीं दिया है कि हमें कि हम जो है इस कॉस्ट को अब्सॉर्ब करें। तो ऑफिशियल्स के द्वारा ये खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर फील कर रही है कि जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे बैंक है ना, तो वो इतनी जो अमाउंट है उसको आराम से जो है सस्टेन कर सकते हैं। वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो रिफंड है उसके ऊपर जो है अपनी तरीके से
हस्तक्षेप कर सकते हैं जो भी यहाँ पर लोन की टर्म्स एंड ड्यूरेशन होगी उसके हिसाब से। और जो यहाँ पर वैल्यूएशन निकल कर आ रही है, जो यहाँ पर जितना यहाँ पर लोन मोरेटोरियम जो कि लोन माफ किया गया, जिसके तहत यहाँ पर बात कर रहे हैं 7,000 से 10,000 करोड़ रुपया इसका बनता है। ओके, जो यहाँ पर वेव किया गया, जो वेव का खर्चा है, तो गवर्नमेंट जो है ना ऑलरेडी 6,000 करोड़ रुपए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में वो दे चुकी है ऑफ द लोन बिलो 2 करोड़। तो ये ऑलरेडी पैसा इतना दे चुकी है बैंकों को। तो अभी और जो कॉस्ट है ना वो बियर नहीं करेगी भारत सरकार। तो ये कहना है भारत सरकार के कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा। तो ये बैंक्स खुद से अब मेंटेन करेंगे जितना भी ये 7,000 से 10,000 करोड़ का जितना भी ये लोन मोरेटोरियम जो कॉस्ट निकल कर आ रही है। तो लोन मोरेटोरियम में अक्सर एक्चुअली था क्या, जब ये पैंडेमिक हुआ था, लॉकडाउन लगा था, तो 3 महीने तक का यहाँ पर आरबीआई ने समय दे दिया था कि 3 महीने तक आपको अपने लोन की किस्तें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय सारा कारोबार ठप हो गया था उस समय पर। तो अभी उसी का जो कॉस्ट जो खर्चा निकल कर आ रहा है, तो अभी उसी को है ना यहाँ पर अप्रूव करने की बात कर रहे हैं कि उसका उसका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है कि कोई भी जो है लोन मोरेटोरियम अभी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा आने वाले समय में। तो बोरोवर्स जो है ना, तो बैंकों को अभी बोल दिया कि अभी पहले बोला गया था 3-4 महीने का वेट करो, अगर नहीं पैसा, अगर जो किस्तें हैं ब्याज की नहीं आ रही, तब जाकर उस लोन को आप जो है एनपीए घोषित कर सकते हो। ओके, तो अभी सिचुएशन ऐसी है, तो गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया कि लोन मोरेटोरियम और एक्सटेंड नहीं होगा। जिस भी बंदे ने जितना लोन उठाया उसकी ब्याज की किस्तें उसको भरनी होगी। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ जो पेनल्टी इंटरेस्ट है ना, सिर्फ उसको माफ किया गया, सिर्फ उसको वेव किया गया। तो पेनल्टी इंटरेस्ट वो होता है कि अगर आपने समय रहते, जो भी समय सीमा तय हुई थी कि आपने इस महीने की इस तारीख को ब्याज की किस्त देनी है, तो आप अगर नहीं दे पाए तो तब जाकर लगता है पेनल्टी इंटरेस्ट। तब सिर्फ उसी को माफ किया गया था, बाकी इसके अलावा और जो है ना और जो यहाँ पर माफी जो थी लोन के रिगार्डिंग नहीं दी गई थी। लेकिन उसके चलते भी यहाँ पर जो 7,000 से 10,000 करोड़ का खर्चा बनता है बैंकों का, तो भी ये खुद से मैनेज करेंगे। और अगली जो खबर है ना इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो मोर वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करें कि ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अभी जो रिटेलिटरी जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं ना यूएस के द्वारा जो प्रपोज किए गए हैं अभी, तो उनके रिगार्डिंग अभी जो है हम स्टडी करेंगे। तो अभी हुआ क्या, हाल ही में भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी अभी बात की थी कि वो इक्वलाइजेशन लेवाई जो है ना वो लगाएगी यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर। तो ज्यादातर ये कंपनीज अमेरिका की, जैसे फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया। तो यहाँ से अगर कोई भी भारतीय कोई भी सर्विस लेता है ना, तो जितना भी अमाउंट यहाँ से पे करेगा, जैसे मैंने हाल ही में एग्जांपल ली थी, अगर फेसबुक पर अगर कोई भारतीय चाह रहा है कि मेरी कंपनी की एडवर्टीजमेंट हो जाए, तो उसके चलते ये 2 लाख रुपया जो है दे रहा है फेसबुक को। लेकिन उसमें से 2% जो है ना, सॉरी 6% जो है ना, वो पैसा जो है डिडक्ट होगा। वो पैसा जो डिडक्ट होगा वो सीधे जाएगा भारत सरकार के खाते में। तो इसको हम बोलते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। जो है ये लगाया जाता है जो भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हो। तो फेसबुक एक तरीके से ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी एडवर्टीजमेंट चला रहा है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरीके से अभी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन हो गया, तो वो ई कॉमर्स है, मतलब वहां से आप शॉपिंग करते हो। तो वो भी अमेजोन भी बाहर का है, अमेरिका का है, और फ्लिपकार्ट भी अभी अमेरिका का हो गया क्योंकि वो वॉलमार्ट ने खरीद लिया वो। तो अभी उसी के चलते उसके ऊपर भी 2% का इक्वलाइजेशन लेवल भारत सरकार लगाने जा रही है। अभी इसका प्रपोजल है। और अभी इसी के चलते क्या है कि यूएस भी अभी रिस्पॉन्स करना शुरू हो गया। तो यूएस भी ना अभी वो भी प्रपोज करने शुरू हो गया कि भारत के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हम भी टैरिफ बढ़ाए, हम भी टैक्स बढ़ाए। तो यहाँ पर 40 इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो है यूएस फोकस करे। तो यहाँ पर ये सारा काम किया जाता है यूएसटीआर के द्वारा। तो यहाँ पर मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ये इनका अलग से डिपार्टमेंट। तो ये भी यहाँ पर लेवाई लगाएगा, अप टू 25% टैरिफ लगाएगा टू कलेक्ट 55 मिलियन ड्यूटीज एनुअली। ओके, तो एनुअली इतना ही यहाँ पर पैसा डॉलर के हिसाब से ये इकट्ठा करेगा। 25% जो है 40 प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है टैरिफ बढ़ाने वाला है। तो अभी ये प्रपोजल आया है उनका। तो अभी इसके अलावा जो बात कर रहे हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर आइटम्स होगी, बासमती राइस होगा, तो ये सभी इनके लिस्ट में जिनके ऊपर ये जो टैक्स बढ़ाएंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे। तो अभी ये जो मुद्दा है ना, तो इंडिया टू पुट इन प्लेस मेजर्स विद पब्लिक कमर्शियल इंटरेस्ट इन माइंड। मतलब पब्लिक के यहाँ पर जो कमर्शियल इंटरेस्ट है ना उनको दिमाग में रख के ही भारत को मूव चलना होगा। अगर हम इक्वलाइजेशन लेवल की भी बात करें तो ओके, जिस तरीके से हम ट्रेड को मेंटेन करें। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत जो है इस केस को जो है डब्ल्यूटीओ में भी यहाँ पर जो ड्रैग कर सकता है, लेके जा सकता है यूएस को कि ये गलत बातें हो रही है। और इसके अलावा न्यू दिल्ली कैन अमेरिकन ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ओके, तो मतलब इनके ऊपर भी जो है ना भारत सरकार सोच सकती है कि जो भी ऑडियो वीडियो सर्विसेज अमेरिका के द्वारा प्रदान की जाती है अमेरिकन कंपनीज के द्वारा, तो उनके ऊपर टैरिफ लगा सकती है। और इसके अलावा जो यूएस क्रेडिट कार्ड कंपनीज है ना, तो जहां फिर इसके अलावा जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, तो भारत सरकार उनके ऊपर भी पाबंदी लगा सकती है। तो ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो मूव भारत चल सकता है अगर यूएस से ऐसा मूव चलेगा तो। और एक बात और ध्यान रखना, जो इक्वलाइजेशन लेवाई लगता है ना, तो वो कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर पेमेंट करेगा तो कोई भी हमारा यहाँ पर भारतीय तब जाकर लगेगा।
1 लाख अगर कम की यहाँ पर अब आप कोई भी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, जब आप कोई भी ऑनलाइन सर्विस ले रहे हो ना, बाहर बाहर के जो प्लेयर्स हैं, तो वहां पर नहीं लगेगा इक्वलाइजेशन लिमिट, 1 लाख से ऊपर की यहाँ पर वैल्यू में लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लाख वाली एग्जाम्पल ली थी। और आगे जी न्यूज तो यहाँ पर बात करें कि भारत जो है ना वो यहाँ पर विरुद्ध है एशियन कंट्रीज के इन सप्लाई चेन ट्राइलेटरल। तो ये सप्लाई चेन ट्राइलेटरल क्या है? तो यहाँ पर ये 3 मुल्कों का संगठन बना है जिसका जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है और इंडिया आता है। ओके, तो उसको हम कहते हैं सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। ओके, तो ये यहाँ पर एक तरीके से मतलब आपस में व्यापार हम कैसे बढ़ाए, आपस में अलग अलग गुड्स की सप्लाई चेन कैसे बढ़ाए, तो इसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर ग्रुप बना है। ट्राइलेट इसको ट्राइलेटरल बोल रहे हैं। जब भी बाइलेटरल हो तो मतलब वो दो यहाँ पर मुल्कों का आपस में संबंध है। जब ट्राइलेटरल की बात करें तो यहाँ पर 3 मुल्क आ गए। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इन तीनों की अच्छी खासी अभी दोस्ती है। ओके, तो भी भारत कह रहा है कि हम इसमें किसी और प्लेयर को हम जो है इसको इंटरवीन नहीं करेंगे, खासतौर पे अगर एशियन कंट्रीज अगर उनकी बात करें तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत भारत का ये कहना है कि अगर एशियन कंट्रीज को इस यहाँ पर इनिशिएटिव इस यहाँ पर ग्रुप में लेकर आ गए तो फिर चाइना का जो ना इन्फ्लुएंस हो जाएगा बीच में। ओके, तो ये जो इनिशिएटिव बनाया गया था, तो ये इनिशिएटिव इसलिए बनाया गया था कि अभी जो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है ना ट्रेड की, उसको कम करना है। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों मिलकर आपस में व्यापार बढ़ाएंगे। तो अगर एशियन कंट्रीज की प्रेजेंस हो जाती है इस ग्रुप में तो फिर चाइनीज प्रोडक्ट्स की इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये शक जताया जा रहा है भारत की तरफ से, जो रूटिंग है चाइनीज गुड्स की थ्रू एशियन, तो ये एक तरह का इशू हो जाएगा। मतलब कि चाइनीज प्रोडक्ट पहले एशियन कंट्रीज में पहुंच रहे हैं, फिर घूम फिर के जो है वो भारत या जापान या इंडिया में उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल इश्यूज भारत ने उठाए थे जब यहाँ पर आरसीईपी की टॉक्स हुई थी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की। तो ये इसका भी मेंबर भारत नहीं बना। तो ये भी प्रपोज था, ये भी ये बन चुका है। इसका जो लीडिंग मेंबर है वो चाइना है। अगर भारत रहता तो भारत भी इसका मेंबर होता, लेकिन भारत ने कहा कि मेरे यहाँ पर जो अलग अलग सेक्टर्स हैं ना, तो उनका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने थे। मतलब कि बड़े पैमाने पर अलग अलग सेक्टर्स में कोई भी चीजें जब पहुंचेगी ना एक दूसरे देश में, तो यहाँ पर जो टैरिफ लगता है ना, तो वो नहीं लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट चलनी थी। तो यहाँ इस तरीके से सामान तो सस्ता ही पहुंचता था, लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे न्यूजीलैंड से दूध के यहाँ पर जो है कंटेनर भर के आते शिप्स में, तो वो बहुत सस्ता दूध हमें यहाँ पर प्रोवाइड करते। लेकिन उससे क्या होता कि जो भारत की यहाँ पर जो डेयरी उद्योग है तो वो खत्म हो जाता। ओके, तो ये सब चीजें थी जो हमने देखी। ओके, तो ये जिसके तहत हमने आरसीईपी से हम बाहर ही हो गए। तो बिल्कुल यही इसी तरीके का यहाँ पर रुख हम जो है इस यहाँ पर ट्राइलेटर वाले यहाँ पर जो सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव उसके रिगार्डिंग भी हम दिखा रहे हैं। तो अभी जापान ने ही ये प्रपोजल दिया था कि एशियान को इसका मेंबर बना लो, लेकिन भारत ने अपोज कर दिया है कि जापान का प्रपोजल जो है वो हमें स्वीकार नहीं है। तो ये थोड़ा सा नजर घुमाइए एशियन कंट्रीज के ऊपर। ओके, तो ये सभी के सभी एशियन कंट्रीज हैं, म्यांमार से शुरू होते हैं। ओके, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रनई दरअसलाम। ओके, तो ये सभी कंट्रीज हैं जो कि एशियन 10 मेंबर कंट्रीज का हिस्सा। इनका अलग से ग्रुप है, एशियन ग्रुप। ओके, तो इनको हम ईस्ट एशियन कंट्रीज बोलते हैं। तो एशियन का मतलब क्या निकलता है? यहाँ पर लिखा हुआ है एशियन मेंबर कंट्रीज, तो इसका मतलब क्या है? कमेंट करें आंसर बॉक्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में से न्यूज है। तो अभी जो फिलीपींस है ना, तो जब भी जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, एशियन कंट्रीज में से एक कंट्री है जिसकी कैपिटल मनीला है। तो अभी उसने जो उसके जहाँ पर जो कोस्टल एरियाज है वहां पर जो जो उनके एयरफोर्स जेट है तो उनको डिप्लॉय कर दिया है। तो वो अभी पेट्रोल ड्यूटी कर रहे हैं। तो हाल ही में क्या हुआ था कि जो चाइना के जो फिशिंग वेसल्स थे ना वो यहाँ पर पार्क किए गए थे, जो डिस्प्यूटेड रीफ था, मतलब जो डिस्प्यूटेड जगह थी फिलीपींस और ये चाइना के बीच में, तो वहां पर। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हिस्सा साउथ चाइना सी में पड़ता है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट है चाइना के बहुत सारे मुल्कों के साथ, वियतनाम के साथ भी है, फिलीपींस के साथ भी है और भी मुल्कों के साथ है। तो अराउंड 220 बोट्स जो था ना वो पहले स्पोर्ट की गई थी इस महीने के यहाँ पर शुरुआत में। ओके, बाद में यहाँ पर ये जो रीफ पड़ता है ये 320 किलोमीटर है फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द पालावन आइलैंड। तो ये पालावन आइलैंड जो है ना ये फिलीपींस का ही आइलैंड है। ओके, तो यहाँ पर इसके आसपास यहाँ पर गश्तें देखी गई हैं, जो बोटें देखी गई, जिसके तहत यहाँ पर हवाई जो यहाँ पर निगरानी है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ फिलीपींस ने ना ब्रह्मोस मिसाइल भी इंपोर्ट की है भारत से। ओके, तो पहली बार भारत ने ब्रह्मोस एक्सपोर्ट किया है, तो फिलीपींस को किया है। ओके, तो ये कितने मिलियन डॉलर का ये एग्रीमेंट था, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अभी बारी है आज का इकोनॉमिक जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने की। जो आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल आउटपुट रेशो। तो कैपिटल आउटपुट रेशो मतलब कैपिटल मतलब पैसा लगाया, आउटपुट मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाकर निकला। ओके, तो अभी उस दोनों के बीच में रेशो क्या है? ओके, 1 रुपए में कितने प्रोडक्ट आपने बनाकर निकाले हैं बाहर। तो इस तरीके से इस बात को समझना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकलता है? ए मेजर ऑफ हाउ मच एडिशनल कैपिटल इज नीडेड टू प्रोड्यूस ईच एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द आउटपुट। ओके, तो एक्स्ट्रा यूनिट जो यहाँ पर निकल रहा है आउटपुट का, तो कितने आप निकाल रहे हो जब भी आप 1 रुपया निकाल रहे हो, 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके,
तो यहाँ पर इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ईच यूनिट बाय ऑफ द एडेड कैपिटल। जितना भी पैसा लगाया गया उसके हिसाब से कितना ज्यादा से ज्यादा जो है आप आउटपुट निकाल कर लेकर आ रहे हो। और इसी के चलते जो इसकी जो रेशो निकल कर आती तो उससे पता चलता है कि कितने एफिशिएंट मायने में जो है हमने यहाँ पर जो नई इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने एफिशिएंट मायने में ग्रोथ लेकर आ रही है हमारी इकोनॉमी में। मतलब कम से कम इन्वेस्ट किए तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है हम निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से एफिशिएंसी मिल रही है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर यहाँ पर 3:1 है तो ये बेटर है इन कंपैरिजन टू 4:1। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर 3:1 वाला कंसेप्ट लेकर चला तो यहाँ पर क्या है कि 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा जो कैपिटल पैसा जो है हम लगा रहे हैं किसी एक एक्स्ट्रा आउटपुट को निकालने के लिए। इन कंपैरिजन अगर 4:1 है तो यहाँ पर 4 जो है ना हम यूनिट्स यहाँ पर लगा रहे हैं अपने कैपिटल के किसी एक एक्स्ट्रा जो यूनिट है उसको किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो रहता है कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना पैसा लगाया मैक्सिमाइज सबसे ज्यादा यहाँ पर कितना हम जो है प्रोडक्शन निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो जितना प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगी उतनी बिक्री ज्यादा होगी, जितनी बिक्री ज्यादा होगी उस हिसाब से इनकम ज्यादा बढ़ेगी। ओके, जितना इन्वेस्टमेंट कम से कम और जो है इनकम ज्यादा से ज्यादा रहेगी तभी ग्रोथ आएगी। ओके, तभी जो है बड़े पैमाने पर जो है कंपनी जो है ग्रो कर पाएगी। तो वो उसी इनकम को यूज करके एक फर्दर एक और प्लांट लगा सकती है। तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो, पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कशन। कैसा लगा डिस्कशन? तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर करना जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, फीडबैक देना इस डिस्कशन के बारे में, लाइक करना इस लेक्चर को, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करना चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।